इमेजिन करो यदि एक दिन तुम एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीबॉर्न हो जाओ, लेकिन एक गॉब्लिन के रूप में, और तुम्हारे पास एक सिस्टम हो जो तुम्हें सबकी स्किल्स कॉपी करने की एबिलिटी दे और धीरे धीरे तुम्हें डीमन लॉर्ड में इवॉल्व कर दे। साथ ही तुम्हें हर तरह की स्पीशीज के साथ रिलेशनशिप बनाने का चांस मिले। तो क्या तुम ऐसी लाइफ जीना चाहोगे? हाँ बोलो। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन रो की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि वो अपनी बेकार लाइफ को हेवन बना पाता है या नहीं। रो एक एरोगेंट लूजर था जिसे एक सिरफरे साइको ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब वो एक कमजोर गॉब्लिन के रूप में रीबर्थ लेता है, जो किसी भी चीज को खाने पर उसकी पावर्स अब्सॉर्ब कर सकता है। इस तरह वो इवॉल्व होकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाता है और हर तरह की मॉन्स्टर गर्ल्स की बजाना शुरू कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है रो से, जो बेबस होकर अपनी जान निकलते हुए देखता है जब एक हार्लीक्विन वॉनोबी उसे बेरहमी से मर्डर कर देता है। हालांकि अगली बार जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे एक बदसूरत पुराना क्रीचर और बदसूरत हरे रंग के बच्चे दिखते हैं। वो रोने लगता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो दुनिया के सबसे घटिया बॉटम फीडर मॉन्स्टर्स में से एक, यानी एक लेवल 1 गॉब्लिन के रूप में पैदा हुआ है। 3 दिन बाद रो काफी तेजी से मैच्योर होता है और अपनी नर्सरी के सबसे बड़े गॉब्लिन किच्ची के साथ टीम अप करता है ताकि इस अजीब नई दुनिया को एक्सप्लोर कर सके और अपना पहला खाना यानी मील शिकार कर सके। अपनी नर्सरी के बाहर वो दोनों मिलकर काम करते हैं और लंच के लिए एक सींग वाला खरगोश यानी हॉर्न रैबिट पकड़ते हैं। पर खरगोश का मांस खाने के कुछ ही सेकंड्स बाद उसे अपने दिमाग में एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो उसे बताती है कि उसने एस्केपेबिलिटी अनलॉक कर ली है और वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है। अचानक उसे अपनी पिछली जिंदगी की एक स्पेशल एबिलिटी याद आती है जिसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये एक निहायत ही रेयर एबिलिटी है जो उसे उन चीजों के गुण हासिल करने देती है जिन्हें वो खाता है। वो समझ जाता है कि उसके पास अभी भी वो पावर और पुरानी यादें मौजूद हैं। अगली सुबह रो अपनी पहली हैरम वाइफू गमी से मिलता है, जो काफी वक्त से उसकी रफ्तार और ग्रोथ को एडमायर कर रही थी। वो अपनी स्लेंडर बॉडी उससे चिपका लेती है, पर क्योंकि वो अभी भी आपकी तरह एक वर्जिन है, रो बस उसे अगले दिन अपने साथ शिकार पर चलने का न्योता देता है। बदकिस्मती से अगले दिन बारिश हो जाती है तो रो शिकार टाल देता है और स्टोरेज यूनिट जाता है ताकि नए वेपन के लिए कुछ मटेरियल्स ढूंढ सके। वहां पहुंचकर उसे कैद की हुई ह्यूमन औरतों का एक ग्रुप मिलता है, पर वो उन्हें इग्नोर करता है और चुपचाप नर्सरी वापस आकर अपना काम जारी रखता है। हालांकि अपना नया वेपन बनाते वक्त वो सोचने लगता है कि क्या वो औरतें उनके लिए सिर्फ खाना है या उन्हें पकड़ने के पीछे कोई और मिस्टीरियस वजह है। तभी नर्सरी का सबसे बड़ा गॉब्लिन एल्डर जी उसे बीच में टोकता है और समझाता है कि कैसे एक गॉब्लिन एक एडवांस लाइफ फॉर्म में इवॉल्व हो सकता है अगर वो लेवल 1 से 100 तक रैंक अप कर ले। रो अभी भी एल्डर जी की बातों से थोड़ा कंफ्यूज्ड है, पर जब जी शरारत से हंसता है तो उसे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। अगले कुछ दिनों में रो उन मॉन्स्टर्स से और भी स्किल्स हासिल करता है जिन्हें वो किची और गब्मी के साथ शिकार करते वक्त खाता है, बिना ये जाने कि 3 भूखे और जलनखोर गॉब्लिन्स उन पर नजर रखे हुए हैं। एक रात वो तीनों भूखे गॉब्लिन्स रो पर हमला करते हैं ताकि उसे नींद में ही खत्म कर दें, पर रो अपनी सर्च एबिलिटी से उन्हें आते हुए देख लेता है और उनकी ऐसी धुलाई करता है कि बाकी सारे भाई बहन उसकी ताकत देखकर डर जाते हैं। अगले दिन रो और उसकी क्रू जंगल में एक ऑर्क से भिड़ते हैं और उस पर अटैक करते हैं। ऑर्क शुरुआत में काफी अच्छी टक्कर देता है, यहाँ तक कि वो किची को जख्मी भी कर देता है, मगर रो और गम्मी की जबरदस्त टीम वर्क की वजह से वो ऑर्क के जॉइंट्स को पत्थरों से तोड़ देते हैं और जब वो मूव करने लायक नहीं बचता तो उसका काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद वो ऑर्क का मांस खाते हैं और रो को उसके न्यूट्रिएंट्स से कुछ और स्किल्स मिलती हैं। फिर वो कुछ हिस्सा नर्सरी वापस ले जाते हैं ताकि अपने बाकी भाई बहनों को खिला सकें। शुरुआत में वो लोग मांस लेने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं रो उन्हें भी ना पीट दे जैसे उसने उन तीनों को पीटा था, पर जब रो उन्हें भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है तो वो दबा कर खाते हैं। बाद में उस रात जब वो सो रहा होता है तो उसके दिमाग की वो आवाज उसे इवॉल्व होने का मौका देती है, पर क्योंकि वो बहुत थका हुआ है वो बिना पढ़े ही सबकॉन्शियस ढंग से सारी कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सुबह रो जागता है तो देखता है कि वो और किची अब हॉबगॉब्लिन्स बन चुके हैं, बिल्कुल एस्टन हॉल के 6 पैक्स के साथ। अपनी ताकत टेस्ट करने के लिए किची रो को जंगल में एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है और रो मान जाता है। कुछ ही देर में जैसे ही उनकी मॉक बैटल शुरू होती है, किची घूसों की बारिश के साथ रो पर टूट पड़ता है और उसे एक कोने में ढकेल देता है। रो किची के सारे पंचेस डॉज करता है और पलटवार का मौका इंतजार करता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, रो किची के पैर पर लात मारता है जिससे वो गिर जाता है और वो ये ड्यूल जीत जाता है। फाइट के तुरंत बाद रो को कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स के आने का एहसास होता है तो वो गम्मी को बुलाता है जो छुपे हुए उनकी फाइट देख रही थी और एम्बुश की तैयारी करता है। जल्द ही वहां कुछ ब्लैक वुल्व्स दिखाई देते हैं जो हर दिखने वाली चीज का शिकार कर रहे हैं। जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं, रो गम्मी से पैक लीडर पर एक जहरीला तीर चलवाकर उसका अनलाइव किया जाता है और फिर वो किची के साथ बाकी छोटे भेड़ियों पर अटैक कर देता है।
उन्हें हराने के तुरंत बाद रो उस पैक लीडर को चट कर जाता है, उसकी ढेर सारी एबिलिटीज हासिल करता है और बाकी मांस नर्सरी ले जाता है ताकि अपने भाई बहनों को खिला सके। मगर उन्हें खाने देने से पहले वो उनसे वादा करता है कि वो उन्हें वेपन्स बनाना और शिकार करना सिखाएगा, और वो सब उसके नीचे ट्रेन होने के लिए राजी हो जाते हैं। गॉब्लिन्स के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है और रात एक अच्छे नोट पर खत्म होती है। बदकिस्मती से जब वो अगले दिन उठते हैं तो रो और एल्डर जी को पता चलता है कि उनकी ह्यूमन प्रिजनर्स ने पहले ही जहर का ओवरडोज ले लिया है और अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए खुद को जला लिया है। बिना विचलित हुए रो उनके लिए एक साइलेंट मेमोरियल रखता है और वापस ताकतवर स्पीशीज का शिकार करने और अपने भाई बहनों को ट्रेन करने में लग जाता है। कुछ दिनों बाद लगभग 1 दर्जन हॉबगॉब्लिन्स का एक ग्रुप, जो खुद को रीडर्स कहते हैं, उनकी नर्सरी के पास आता है। भाई, ये रीडर्स तो पक्का कुछ पंगा करने आए हैं। शुरुआत में रो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि वो दुश्मन गॉब्लिन्स हैं। पर जब एल्डर जी रिवील करते हैं कि ये रेडर्स उनके बड़े पुजारी यानी प्रेडिसेसर्स हैं, तो वो शांत हो जाता है और उनका घर वापसी पर स्वागत करता है। जैसे ही रेडर्स उनके गांव में सेटल होते हैं, रो की नजर उन इंसानी औरतों के नए बैच पर पड़ती है जिन्हें वो रास्ते में कैप्चर करके लाए थे, और उसे जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि गॉब्लिन्स को ये लड़कियां सिर्फ क्लैपिंग और बच्चे पैदा करने के लिए चाहिए। एक पुराना इंसान होने के नाते रो ये सब होने से साफ मना कर देता है। इसलिए वो रेडर ग्रुप के लीडर हॉपकिन के पास जाता है और बड़े तमीज से रिक्वेस्ट करता है कि उन ह्यूमन विमेन का चार्ज उसे दे दिया जाए। हॉपकिन को रो की ये बोल्डनेस एक बेअदबी यानी डिसरिस्पेक्ट लगती है, इसलिए वो चिढ़ जाता है और रो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर फाइट शुरू होने से पहले ही एक फीमेल गॉब्लिन मेज जिसका नाम हॉप्सी है और उसकी दोस्त हॉप्सीडो वहां आ टपकती हैं और सुझाव देती हैं कि रो और हॉपकिन को एक स्टैंडर्ड ड्यूएल लड़ना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए कि आखिर हुक्म किसका चलेगा। नेचुरली सब राजी हो जाते हैं, पर जैसे ही बैटल शुरू होती है, रो हॉपकिन को उस डीमन स्पाइडर सिल्क के मोटे ककून में लपेट देता है जो उसने पहले एक डीमन स्पाइडर को खाकर सीखा था, और हॉपकिन को ढेर कर देता है। इसके बाद वो ऑफिशियली विलेज लीडर बन जाता है और उन ह्यूमन फीमेल्स से वादा करता है कि वो किसी को भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाने देगा। उन लड़कियों में से एक, रुबिलिया नाम की रेड हेडेड बैडी, उससे पूछती है कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के बदले में उसे क्या चाहिए, तो रो कहता है कि उसे बस उनका ह्यूमन नॉलेज चाहिए। उसके इस भले मानस यानी बेनेवलेंस बिहेवियर से टच होकर लड़कियां फट फट कर रोने लगती हैं और रो उन्हें उनके केज में छोड़कर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद हॉपकिन और उसके साथी चुपके से उस प्रिजन में घुस जाते हैं जहां उन ह्यूमन फीमेल्स को रखा गया है ताकि वो उनसे जबरदस्ती स्लॉपी टॉपीज ले सकें। लेकिन जैसे ही वो अपनी मनमानी करने वाले होते हैं, रो को अपने बेड से ही खतरे का एहसास हो जाता है और वो प्रिजन की तरफ तेजी से डैश करता है। वहां पहुंचकर वो हॉपकिन और उसके गूंज की ऐसी धुलाई करता है कि उनकी नानी याद आ जाती है और इतना सोशल क्रेडिट कमा लेता है कि वो उन लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग बन जाता है। जैसे ही गॉब्मी, किची और बाकी सब जागते हैं, रो हॉपकिन और उसके गूंज को बाहर बारिश में बांध देता है और उन्हें तब तक पीटता है जब तक वो मर नहीं जाते, ताकि आगे से उसकी नाफरमानी करने वालों के लिए एक मिसाल बन सके। सुबह तक रो और उसकी क्रू एक 8 ईयर ट्राई-हॉर्न्ड हॉर्स मॉन्स्टर को ढेर कर देते हैं और उसका मांस एंजॉय करने के लिए बैठते हैं। उस घोड़े का मांस खाने के बाद रो ट्रिपल थ्रस्ट एबिलिटी सीखता है, जो उसके अटैक्स की ताकत को 3 गुना बढ़ा देती है, और वो इसे अपने इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता है। अगली सुबह रो अपने ट्रेनिंग कैंप से निकलकर जंगल के नॉर्दर्न हिस्से में एक ज्यादा ताकतवर शिकार ढूंढने जाता है। रास्ते में उसे एक ट्राई-हॉर्न्ड हॉर्स मॉन्स्टर एक पूल के पास चिल करते हुए मिलता है और वो उस पर अपना फेज 1 डिमाइस मैजिक अटैक टेस्ट करता है। सिर्फ एक ही झटके में घोड़े का सिर उड़ाने के बाद उसमें थोड़ा घमंड आ जाता है और वो जंगल के नॉर्दर्न पार्ट्स में और भी गहराई तक चला जाता है। कई घंटों तक ट्रैवल करने के बाद उसे खून के बड़े निशान मिलते हैं जो थोड़ी दूरी पर पड़े एक आधे खाए हुए ट्राई-हॉर्न्ड हॉर्स ढांचे तक जा रहे थे। तभी उसे अचानक एल्डर जी की वो बात याद आती है जब उसने उसे उस विशाल और खतरनाक क्रिम्सन क्रीचर के बारे में बताया था जिसे रेड बेयर कहते हैं, जो उसी रीजन में रहता है। जैसे ही रो अपना अगला मूव प्लान करता है, रेड बेयर वहां प्रकट हो जाता है और उसका सामना करता है, पर भागने के बजाय रो अपने वेपन के साथ तैयार हो जाता है और बेयर पर अपने फेज 1 डिमाइस मैजिक से अटैक कर देता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब रेड बेयर अपना बाया यानी लेफ्ट हाथ सैक्रिफाइस करके रो के मैजिक अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और अपना दाहिना हाथ पूरी ताकत से रो पर घुमाता है ताकि उसका काम तमाम कर सके। भले ही वो बेयर के शार्प इंस्टिंक्ट से थोड़ा शॉक्ड है, पर रो उसके सारे अटैक्स डॉज करता है और अपनी बैटल एक्स से उसके सर पर वार करने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से रेड बेयर की मोटी खोपड़ी की वजह से अटैक ज्यादा डैमेज नहीं कर पाता, पर फिर भी रो अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है और बेयर को अपने डीमन स्पाइडर ककून में लपेटने की ट्राई करता है। इस बार वो बेयर न सिर्फ उस सिल्क को पिघला देता है बल्कि अपने मुंह से लिक्विड फायर भी थूकता है। रो समझ जाता है कि ये बड़ी मुसीबत है, इसलिए वो बेयर की अटैक रेंज से बाहर भागता है और आग से हुए अपने जख्मों को हील करता है। इसके बाद वो फिर से बेयर के सामने आता है, खुद को कूलिंग मैजिक में बंद करता है और सीधा बेयर के मुंह में उसे चाकू मारने के लिए दौड़ता है। ये देखकर बेयर उसे दूर रखने के लिए और भी आग थूकता है, पर रो उस गर्मी को झेलता है
और तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक वो आखिरकार बेयर के मुंह में वार नहीं कर देता। बदकिस्मती से जैसे ही रो को लगा कि वो जंग जीत गया, बेयर उसे पास के एक पत्थर पर दे मारता है और अपना मुंह खुला रखता है ताकि वो जख्म उसे ढेर न कर दे। कुछ सेकंड्स बाद रो अपने जख्मों को दूसरी बार हील करता है और कई घंटों तक बेयर से लड़ने के लिए वापस खड़ा हो जाता है, जब तक कि वो अपना बायां फोरआर्म नहीं खो देता और आखिरकार नॉर्थ के उस रेड बेयर को हरा नहीं देता। इसके बाद वो एबिलिटीज हासिल करने के लिए थोड़ा मांस खाता है और फिर थकान की वजह से बेहोश हो जाता है। नींद में उसके दिमाग की वो अजीब आवाज उसे दूसरी बार इवॉल्व होने का मौका देती है और रो यस सेलेक्ट करता है। जब वो जागता है, रो अपनी दावत जारी रखता है और जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि उसके वेपन्स और आर्मर अब बहुत छोटे और खाली लग रहे हैं। जल्दी ही उसे पता चलता है कि वो अब एक रेयर ब्लैक ओगर स्पीशीज में इवॉल्व हो चुका है, पर वो फिर भी अपने नए रूप में घर वापस लौटता है। घर पहुंचकर गॉब्लिन गांव वाले डरते हैं कि कहीं वो कोई दुश्मन ना हो, पर जब गॉबी उसकी आंखों पर ध्यान देती है तो वो समझ जाती है कि ये रो ही है और उसे ऐसे अकेले छोड़कर जाने के लिए उस पर अटैक कर देती है। जल्दी ही एल्डर जी समेत बाकी गांव वाले उसे घेर लेते हैं और हैरानी जताते हैं कि वो इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं होते देखा। वो उससे उसकी नई स्टेट के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं और रो उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करता है। उनके सारे सवालों का जवाब देने के बाद वो स्टोरेज यूनिट जाता है नए कपड़े लेने, पर गॉबी और बाकी ह्यूमन लेडीज पूरे दिन उसकी इस अजीब और हॉट बॉडी को किसी भूखे जानवर की तरह घूरती रहती हैं। सारी लेडीज को अपने रिज से इंप्रेस करने के बाद रो उस ह्यूमन ग्रीन हेड एल्केमिस्ट बैटी से मिलने जाता है। भाई, ये ब्लैक ओगर वाला रूप तो एकदम बवाल लग रहा है। स्पाइनल अपनी वर्कशॉप में उसे कुछ जहरीले पोशंस बनाते हुए नोटिस करती है और सख्ती से पूछती है कि आखिर उसके इरादे क्या है। स्पाइनल को समझ आ जाता है कि वो पकड़ी गई है, तो वो ऑब्रो को सच बता देती है कि शुरुआत में उसने अपने सारे गॉब्लिन कैप्टर्स को जहर देकर खुद को और अपनी बहनों को बचाने का प्लान बनाया था, मगर अब जब उसे रियलाइज हो गया है कि ऑब्रो एक भरोसेमंद गॉब्लिन है, उसने तब से अपना प्लान ड्रॉप कर दिया है और वो थोड़ा अनश्योर है कि अब क्या करे। ये सुनकर ऑब्रो स्पाइवेयर को उठा लेता है और अपने एक्स्ट्रा लार्ज फिंगर से उसके सेंसिटिव स्पॉट्स को छेड़ने लगता है। जब वो दोनों साथ में ये मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी ऑब्रो को पास ही खड़ी गॉबी और रुबीलिया की जलन यानी जेलसी भरी डेथ स्टेयर्स महसूस होती हैं। इसलिए वो स्पाइनल को नीचे उतार देता है और बाकी पूरा दिन सभी लड़कियों को खुश करने में बिता देता है। अगले दिन ऑब्रो अपनी इस नई स्टेट में किची और बाकी सबके साथ स्पारिंग यानी हाथ पाई की कोशिश करता है, पर वो अपनी इमेंस स्ट्रेंथ से उन्हें बड़ी आसानी से ओवरपावर कर लेता है, जिससे किची को उससे थोड़ी जलन होने लगती है। तो जब किची और मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए निकल जाता है, ऑब्रो पीछे रुककर अपने दिन का बाकी हिस्सा एंजॉय करता है। अगले दिन ऑब्रो की माइनर और इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट गॉबी भागते हुए ऑब्रो के पास एक जख्मी मिनिएचर ह्यूमनॉइड क्रीचर लेकर आती है, जिसके माथे पर एक बड़ा सा जेमस्टोन है जिसे कार्बंकल कहते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि जब वो कुछ दीवारें खोद रही थी तब उसे ये बेहोश मिली। बिना किसी देरी के ऑब्रो उस कार्बंकल को अपनी रैपिड हीलिंग एबिलिटी से हील कर देता है और उसके जागने का इंतजार करता है। जब वो कार्बंकल जागती है तो वो अपना इंट्रोडक्शन रिटर्नर के तौर पर देती है, ऑब्रो और उसकी क्रू को हील करने के लिए थैंक यू बोलती है और फिर बताती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। पता चलता है कि रिटर्नर एक आर्टिफिशियल कार्बंकल है जिसे वेलवेट नाम के एक लेजेंडरी मेज ने बनाया था और वो काफी वक्त से अपने मास्टर की पुरानी तिजोरी यानी ट्रेजरी की गार्डियन रही है। वक्त के साथ लालची इंसानी एडवेंचरर्स ने उसके मास्टर की तिजोरी लूटने के चक्कर में उस पर हमला किया और उस कोर को डैमेज कर दिया जो उसे जिंदा रखे हुए था। तो जब तक उसके पास थोड़ा वक्त बचा है, रिटर्नर चाहती है कि ऑब्रो उसके मास्टर की लेजेंडरी आइटम्स की तिजोरी की हिफाजत करे और उन पर अपना कब्जा कर ले। खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए ऑब्रो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और तुरंत सबको इकट्ठा होने का ऑर्डर देता है ताकि वो उन इंसानी चोरों को भगा सके। कुछ ही देर बाद ऑब्रो वेलवेट के ट्रेजरी रूम में एंटर करता है और किची और बाकी सोल्जर्स को छुपने को कहता है, जबकि वो खुद उन ह्यूमन एडवेंचरर्स को ढूंढकर उनसे नेगोशिएट करने निकलता है। मगर जैसे ही वो उन घटिया एडवेंचरर्स के आमने सामने आता है, वो उसकी पीस टॉक को इग्नोर कर देते हैं और उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि वो बस कोई फूटा किस्मत और कमजोर सा गॉब्लिन है। उन्हें रोकने के बाद ऑब्रो उन्हें एक सख्त वार्निंग देता है कि जब तक वक्त है यहां से निकल जाओ, वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इंसान उसे इग्नोर करते हैं और उल्टा उस पर झुंड में हमला कर देते हैं। जैसे ही वो उनके सारे अटैक्स डॉज करता है, उनमें से एक मेज उसके सर पर 3rd लेवल लाइटनिंग अटैक मारता है और इससे ऑब्रो जरूरत से ज्यादा भड़क जाता है। इन परेशान करने वाले इंसानों को सबक सिखाने के लिए वो पास ही छुपे अपने सोल्जर्स को बाहर बुलाता है और उनसे एडवेंचरर्स को पिटवाकर उनका सब कुछ उतरवा लेता है, यानी स्ट्रिप देम ऑफ एवरीथिंग। उनका सामान आपस में बांटने के बाद ऑब्रो उनके कुछ हाई क्वालिटी मटेरियल्स को चट कर जाता है और स्टोर करने के लिए कुछ और कन्वीनियंट स्किल्स हासिल कर लेता है। इसके बाद रिटर्नर उसे और उसकी क्रू को सबसे गहरे चेंबर की तिजोरी तक ले जाती है।
अपने मास्टर की तिजोरी बचाने के लिए सबका शुक्रिया अदा करती है और पूरी तिजोरी ऑब्रो के हवाले करके दम तोड़ देती है। रिटर्नर का जेमस्टोन निगलने के बाद वो सब उसके लिए 1 मिनट का मौन रखते हैं और उस तिजोरी की हर कीमती चीज कलेक्ट कर लेते हैं। मगर जैसे ही वो निकलने वाला होता है, ऑब्रो वेलवेट की ममीफाइड बॉडी को जलाता है और देखता है कि वो एक सिल्वर गॉन्टलेट में बदल जाती है। क्यूरियस होकर वो उस गॉन्टलेट को अपने बाएं हाथ यानी लेफ्ट हाथ पर पहनता है और वो तुरंत उसके नए बाएं फोरआर्म के रूप में अडैप्ट हो जाती है। फिर वो अपने नए जलवे बाकी सबको दिखाता है और गांव वापस लौटकर रात भर पीता और पार्टी करता है। कुछ दिनों बाद ऑब्रो उन सारे इक्विपमेंट्स को अप्रेज यानी चेक करता है जो उसे इंसानी एडवेंचरर्स और तिजोरी से मिले थे, अपने गॉब्लिन सोल्जर्स के लिए नए वेपन्स बनाता है और कुछ और प्रीमियम एबिलिटीज पाने के लिए कई हाई टियर मॉन्स्टर्स को कैप्चर करता है। जंगल में अपने एक रैंडम एक्सपेडिशन के दौरान उसका सामना एक अजीब से पेड़ से होता है जो धूप में नहा रहा था और जल्द ही उसे पता चलता है कि ये ड्रायड्स नाम की क्रीचर्स की रेस का घर है। एल्डर जी के मुताबिक ड्रायड्स बहुत ही खूबसूरत और एकदम एक्स्ट्रा थिक ह्यूमनॉइड फीमेल क्रीचर्स होती हैं जो समझदार रेस के मर्दों को सेड्यूस करती हैं और उन्हें न्यूट्रिएंट्स के लिए अपना शिकार बनाती है। कुछ ही देर में एक हरे बालों वाली ड्रायड ऑब्रो के पास आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो आखिरकार अपना वी कार्ड लूज कर दे। ऑब्रो अपनी प्योरिटी बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर किसी भी कल्चर्ड मेल की तरह वो जानता है कि अगर उसने उन कर्व्स का मजा नहीं चखा तो वो बहुत कुछ मिस कर देगा। तो जब वो आखिरकार अपनी लिमिटर्स छोड़ देता है, वो अपनी एनिमलिस्टिक लिबिडो एबिलिटी एक्टिवेट करता है और उस ड्रायड कीचर को किसी बाल्ड कॉर्न स्टार की तरह पूरे 5 घंटे तक लगातार क्लैप करता है। इतनी देर तक हैप्पी नॉइजेस निकालने के बाद वो ड्रायड उसके प्यार में पागल हो जाती है और उस मैडमैन से गिड़गिड़ाती है कि जब भी मौका मिले वो उसके पास वापस आए। कुछ झूठे वादे करने के बाद ऑब्रो उसे बाय बोलता है और वापस आते वक्त एक झील पर रुककर अपनी बॉडी से वो सारा लव जूस धो लेता है। मगर गॉब्लिन विलेज वापस लौटने पर ऑब्रो नोटिस करता है कि लड़कियां उससे काफी चिढ़ी हुई हैं और उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। थोड़ा हैरान होने के बावजूद वो कुछ दिनों तक उनका ये अजीब बिहेवियर झेलता है और उनके साथ ढंग से रहने की कोशिश करता है। पर जब वो उनकी इस हरकत से तंग आ जाता है तो वो आखिरकार उस ग्रीन हेयर्ड लाइडी से पूछ ही लेता है कि आखिर हो क्या रहा है, और वो उसे बताती है कि लड़कियां बस इसलिए जेलस है क्योंकि उसकी गर्दन पर मौजूद वो हिकी साफ दिखा रहा है कि उसने अपने पिछले शिकार के दौरान किसी और लेडी को क्लैप किया है। भाई, ऑब्रो तो असली खिलाड़ी निकला, जंगल में ही मजे कर रहा है। जैसे जैसे रो इस शर्मिंदगी से निपटने की जिद्दोजहद करता है, स्पाइनल उसके और करीब आती है और एक स्लॉपी किस के लिए आगे झुकती है। लेकिन बदकिस्मती से ठीक जब उसकी मुराद पूरी होने वाली होती है, गॉबी और बाकी सारी लड़कियां वहां आ टपकती हैं और रो के साथ एक 1 नाइट स्टैंड की मांग करती हैं। अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं था तो रो उन सब के लिए एक प्रीमियम मेगा साइज्ड गोल्डन बेड तैयार करता है और पूरी रात उन 6 बैडीज को एक असली चैंपियन की तरह क्लैप करने में बिता देता है। उस रात जो सुहानी धुनें सुनाई दी थी वो किसी भी मर्द को रुला देने के लिए काफी थी, पर बेचारे किची के लिए दुख की बात यह थी कि वो बस दूर से देखकर सब ठीक होने की उम्मीद ही कर सकता था। अगली सुबह रो की अपग्रेडेड सर्च एबिलिटी को गांव की तरफ बढ़ते हुए दुश्मन एल्वन वॉरियर्स के एक ग्रुप का पता चलता है तो वो उठता है और उनका सामना करने के लिए केव के बाहर निकल जाता है। जैसे ही एल्व्स वहां पहुंचते हैं, उनका घमंडी लीडर इंसानों के साथ अपनी जंग के बारे में दुनिया भर की बातें छोड़ता है और डिमांड करता है कि गॉब्लिन्स अपना सारा खाना एल्वन आर्मी का पेट भरने के लिए उनके हवाले कर दे। एल्डर जी तो लगभग उनकी बात मान ही लेते हैं, पर रो उनकी डिमांड्स को ठुकरा देता है और उन्हें अपना खाना खुद ढूंढने को कहता है। इससे चिढ़कर वो घमंडी लीडर रो पर अटैक करता है, पर रो अपनी ऑरा फार्मिंग ईविल आई से उन्हें पैरालाइज कर देता है और लीडर को वार्न करता है कि वो उस एम्बुश को तुरंत रोक दे जो उसने पहले से प्लान किया था। अपनी जान के डर से लीडर वो स्ट्राइक कैंसिल कर देता है, पर ये इंश्योर करने के लिए कि वो फिर कभी अटैक करने का ना सोचे, रो अपनी लेजेंडरी मैजिक स्पीयर कजाकलू बे को जमीन में गाड़ देता है और उसकी मैजिकल पावर से ढेर सारी फैंटम स्पीयर्स समन करता है ताकि बाकी एल्व्स को डराया जा सके। शुक्र है कि ये जुगाड़ काम कर जाता है और एल्व्स अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं, पर क्योंकि वो भी इंसानों की तरह ही ढीठ हैं, रो जानता है कि वो बदला लेने जरूर लौटेंगे। फिलहाल वो जंगल में कुछ वक्त बिताता है और जितने हो सके उतने ग्रे स्लाइम्स को ढूंढकर चट कर जाता है। लगभग 20 स्लाइम्स खाने के बाद वो ऑटो रेप्लिकेशन स्किल सीखता है और इसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है। ये करने के लिए रो अपनी उंगली काटता है और अपने खून की एक बूंद एक पत्थर पर रखता है और देखता है कि वो खून उसके एक मिनिएचर वर्जन में बदल गया है जिसके सेंसेस और परसेप्शन उससे लिंक्ड है। इस डिस्कवरी के साथ रो अपने गांव की सर्वेलेंस बढ़ाने और हमलों को पहले ही रोकने के लिए कई शानदार तरीके निकालता है। कुछ दिनों बाद वो घमंडी एल्फ लीडर अपने चमचों के साथ वापस आता है ताकि उस बेइज्जती का बदला ले सके जो रो ने पहले की थी। इस बार वो उन्हें कैप्चर कर लेता है और उस बेवकूफ एल्वन ग्रुप लीडर को मौत की सजा सुनाता है। फिर वो बाकी बच्चों को अपने आदमियों से लड़ने का ऑर्डर देता है अगर उन्हें जिंदा रहना है तो।
जो जीतेंगे वो जिंदा रहेंगे, पर जो हारेंगे उन्हें मरना होगा। इसके बाद रो उस बैटल को होस्ट करता है और सारे सर्वाइवर्स को, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं, अपना गियर उसके हवाले करने को कहता है, जबकि वो लड़कियां उसे आजाद ना करने के लिए उस पर भड़कती हैं। जैसा कि उसने पहले वादा किया था, एल्डर जी वहां आते हैं किसी प्यार के भूखे ठरकी की तरह थिरकते हुए और रो से गिड़गिड़ाते हैं कि उसे रात भर हल चलाने के लिए उन एल्विन बैडीज में से एक दे दी जाए। शुरुआत में रोज बूढ़े को नई लड़कियों को छूने से मना करता है, पर जब एल्डर जी कहते हैं कि उनका 9 इंच का डंडा बस फटने ही वाला है, तो उसे तरस आ जाता है और वो उनके लिए एक बैक शॉट पार्टनर सेलेक्ट कर देता है। इसके बाद वो एल्विन आर्मी के लीडर को एग्जीक्यूट करता है और बाकी सर्वाइवर्स को कैद करने निकल जाता है। इसी बीच किची, जो कई दिनों से शिकार और मॉन्स्टर्स को ढेर कर रहा था, आखिरकार लेवल 100 पर पहुंचकर एक रेयर रेड ओगर में इवॉल्व हो जाता है, कई डमी गॉड्स की ब्लेसिंग्स के साथ। जब वो घर लौटता है, रो खुले दिल से उसका स्वागत करता है और उसे एक छोटे से स्पारिंग सेशन के लिए चैलेंज करता है। बिना किसी देरी के किची चैलेंज एक्सेप्ट करता है और वो दोनों एक दूसरे से दुश्मनों की तरह लड़ने लगते हैं। किची ने इस मॉक बैटल में अच्छी टक्कर दी, पर क्योंकि कॉम्बैट एबिलिटी के मामले में रो अभी भी आगे है, वो किची को हरा देता है और ये स्पारिंग सेशन फिर से जीत जाता है। बाद में उस शाम जब रो सो रहा था, उसे एक अजीब सा सपना आता है जहां वो किसी अननोन इंसान से कोई मिस्टीरियस गिफ्ट रिसीव कर रहा है और वो अचानक होश में आ जाता है, कंफ्यूज्ड और परेशान कि इस सपने का मतलब क्या है। अगली सुबह गॉबी उसे घसीटकर उन 4 नए हॉबगॉब्लिन से मिलवाने ले जाती है जो उनकी नर्सरी में पैदा हुए हैं, और रो को अपने भाई बहनों की अनलॉक की हुई सारी एक्साइटिंग पावर्स देखने को मिलती है। उन हॉबगॉब्लिन से मिलने के बाद रो हॉब्सी के पास जाता है, जो उस सुबह लॉर्ड फैमिली में एक हाफ स्पेल के रूप में इवॉल्व हो चुकी थी, और बाकी दोपहर ये देखने में बिताता है कि उसकी मैजिकल पावर्स अब कितनी स्ट्रांग और अमेजिंग हो गई है। उसकी ताकत देखकर रो उसे रैंक अप सेलिब्रेट करने के लिए नए इक्विपमेंट देता है और फिर गांव में उसकी वजह से हो रही सारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को असेस करने निकल जाता है। अगले दिन जब रो और किची शिकार से लौट रहे थे, तो वो देखते हैं कि कुछ रेडर्स गांव छोड़कर जा रहे हैं। तो रो उन्हें रोककर पूछता है कि वो बगावत क्यों कर रहे हैं। जवाब में उनका लीडर बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया है कि वो सिर्फ बॉटम फीडर्स हैं जो बाकी लोगों की तरह कभी इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। ये रियलाइज करते हुए कि वो सही हैं, रो उनके सेफ सफर की दुआ करता है और हैरत अंगेज तरीके से उन्हें बिना किसी झंझट के जाने देता है। अगले दिन अपने एक और एक्सपीडिशन के दौरान रो एक ऑर्क के हाथ में मिले मरे हुए इंसान को खाने के बाद मॉन्स्टर टेमर नाम की एक नई एबिलिटी सीखता है। अगले कुछ दिनों में रो अपने खून से भरे हुए मैजिकल इयररिंग्स बनाता है और ऑटो रेप्लिकेशन स्किल का यूज करके उन्हें कम्युनिकेशन डिवाइसेस में बदल देता है। इसके बाद वो उन इयररिंग्स को सभी गॉब्लिन्स में बांट देता है और उन्हें सिखाता है कि एक दूसरे से बात कैसे करनी है। भाई, रो ने तो पूरा गांव ही अपग्रेड कर दिया। अब हर किसी के पास ब्लूटूथ कम्युनिकेशन है। अपने गॉब्लिनहुड के 57वें डे तक रो ने एक ट्रायहॉर्न हॉर्स मॉन्स्टर को टेम कर लिया जिसका वो शिकार कर रहे थे, और उसे एक नए पेट के तौर पर घर ले आया। डे 58 और 59 तक वो कुछ और हाई लेवल मॉन्स्टर्स को भी टेम करता है और आखिरकार उसे रिबेलिया को एक बेहतरीन वॉरियर बनते देखने का मौका मिलता है। उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए रो उसके और कुछ मॉन्स्टर्स के बीच एक 1-on-1 फाइट अरेंज करता है और वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। थोड़ा मांस खाए के बाद रो रिवील करता है कि रिबेलिया की नई वॉरियर जॉब नॉर्स सोल्डाट है, एक ऐसी जॉब जिसे उसे पीरियोडिक तौर पर मॉन्स्टर्स को खाना पड़ेगा वरना वो मर जाएगी। कुछ दिनों बाद रो की नींद देर रात तब खुलती है जब उसकी सर्च एबिलिटी को पता चलता है कि ढेर सारे कोबॉल्ट क्रीचर्स एक आर्मी से बचकर उनके गांव की तरफ भाग रहे हैं। अर्जेंसी को समझते हुए वो बाकी सबको जगाता है और गांव के एंट्रेंस पर एक डिफेंसिव पोजीशन सेट कर देता है। बस कुछ ही सेकंड्स बाद कोबॉल्स अपनी जान बचाने के लिए उनके पास से गुजरते हैं और रो और उसकी आर्मी उनका पीछा कर रही अनडेड आर्मी को देख लेते हैं। जैसे ही दोनों साइड्स आमने सामने आती हैं, रो गॉब्मी और बाकी आर्चर्स को दुश्मनों पर ढेर सारे एरोस चलाने का ऑर्डर देता है। जब तीर काम नहीं करते तो रो थोड़ा और ध्यान से देखता है और रियलाइज करता है कि इन स्केलेटन्स को सिर्फ पूरी तरह क्रश करके ही तबाह किया जा सकता है। इसके साथ ही वो अपनी आर्मी को इंस्ट्रक्ट करता है कि स्केलेटन्स पर सिर्फ पंचिंग और क्रशिंग से अटैक करें, और वो सब एकदम गो डाउन हो जाते हैं और दिल खोलकर उन्हें पीटना और कुचलना शुरू कर देते हैं। जब वो ये कर रहे होते हैं, रो अपनी लेजेंडरी स्पीयर की मैजिक पावर एक्टिवेट करता है और पूरे अनडेड मॉन्स्टर्स के होड को साफ कर देता है जब तक उसे उनका मास्टर नहीं मिल जाता और वो उसे एलिमिनेट नहीं कर देता। उसे हराने के बाद वो अनडेड आर्मी कमांडर को खा लेता है और नेक्रोमांसर एबिलिटी सीख लेता है। फिर वो कोबॉल्ड्स के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वो पहले वेलवेट की ट्रेजरी में घुसने के बाद एक ग्रेटर स्केलेटन को जगा बैठे थे और फिर बचने के लिए उनके गॉब्लिन विलेज की तरफ भाग आए थे। रो उन्हें याद दिलाता है कि गॉब्लिन्स और कोबॉल्ड्स नेचुरल एनिमीज हैं,
पर उनकी सदियों पुरानी दुश्मनी के बावजूद कोबॉल्स रो की इतनी इज्जत करते हैं कि उसे अपनी देखभाल करने देते हैं। कुछ दिनों बाद रो किची के साथ पुराने दिनों की तरह शिकार पर निकलता है। हालांकि जब वो शिकार ढूंढ रहे होते हैं, रो 1 दर्जन आर्म्ड ह्यूमन सोल्जर्स को जंगल में चुपके से निकलते हुए देखता है और उनके एम्बुश पॉइंट तक उनका पीछा करता है। वहां वो उनकी बातें सुनता है और उसे पता चलता है कि वो एक एल्विश ट्रेटर के साथ मिले हुए हैं और एल्विश चीफ्टन की बेटी को किडनैप करने का प्लान कर रहे हैं। जब वो उस रास्ते से गुजरेगी तो वो वेट करने का डिसाइड करता है। 2 घंटे बाद एल्विन चीफ की बेटी अपने चमचों के साथ वहां से गुजरती है और ह्यूमन असैसिन्स जितनी तेजी से हो सके अटैक करके उसके सारे गार्ड्स को ढेर कर देते हैं और सिर्फ उसे जिंदा छोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान उस प्रिंसेस को लेकर निकलने वाले होते हैं, रो का मॉरल कंपस थोड़ा एडजस्ट हो जाता है और वो ना सिर्फ उन 12 ह्यूमन असैसिन्स को कैप्चर करता है बल्कि प्रिंसेस को भी बचा लेता है। जब वो गांव लौटता है, वो उन ह्यूमंस को इंटरोगेट करता है और उसे पता चलता है कि ह्यूमन आर्मी 20 दिनों में एल्व्स पर अटैक करने का प्लान कर रही है। कई और यूजफुल जानकारियां हासिल करने के बाद वो उन सबको चट कर जाता है और एल्विन प्रिंसेस के होश में आने का इंतजार करता है। जैसे ही वो जागती है, बेचारी डर के मारे रोने लगती है और रो पर उसका वी कार्ड जबरदस्ती लेने का इल्जाम लगाती है। चिढ़कर रो उसे अश्योर करता है कि उसकी तीसरी टांग यानी 3rd लेग से पहले उसका दिमाग चलता है और प्रिंसेस उस पर भरोसा करके अपने बेवकूफ होने के लिए माफी मांगती है। उसके पीठ पर लगे विंग्स को नोटिस करने के बाद रो उसे अनजान एल्विन ट्रेटर के बारे में बताता है जिसने उसकी लोकेशन असैसिन्स को लीक की थी और उसे एडवाइस देता है कि वो अपना टाइम ये फिगर आउट करने में लगाए। अगले दिन जब रो और किची प्रिंसेस को उसके होमलैंड तक एस्कॉर्ट करते हैं, रो उससे उन विंग्स के बारे में पूछता है जो उसने पिछली रात देखे थे और वो बताती है कि एक हाई एल्फ बनने के बाद उसे वो विंग्स मिले हैं। कुछ देर बाद जब वो एल्फ विलेज पहुंचते हैं, रो लगभग 25 एल्फ आर्चर्स को पेड़ों में छुपे हुए देखता है जो मिथ्रिल एरोहेड्स के साथ तैयार हैं। शुक्र है इससे पहले कुछ हो, प्रिंसेस रो के लिए बोलती है और उसे अपना सेवियर बताती है और तुरंत उन्हें अपने पिता के पास ले जाती है जो विलेज के चीफ हैं। बातों के बाद चीफ रो और किची का शुक्रिया अदा करता है, पर रो चीफ का अपनी बेटी के लिए प्यार टेस्ट करने के लिए उनसे एक रिवॉर्ड मांगता है। जब चीफ उनके फैमिली लीनेज की सबसे कीमती मैजिकल बो पेश करता है तो रो समझ जाता है कि उसकी बेटी उसके लिए कितनी मायने रखती है, इसलिए वो उन्हें टेस्ट करने के लिए माफी मांगता है और आने वाले ह्यूमन इन्वेजन की जानकारी उनके साथ शेयर करता है। बाद में दोनों आपस में मटेरियल्स शेयर करते हैं और रो कुछ हाई क्वालिटी बूज के साथ गॉब्लिन विलेज वापस लौट आता है। अगले दिन जब रो जागता है तो उसे पता चलता है कि गॉबमी, गॉब्बी, हॉबसटो और कुछ और रैंडम गॉब्लिन्स रातों रात इवॉल्व हो गए हैं। कुछ घंटों बाद गॉब्मी रिवील करती है कि वो एक डैम्पियर वेरिएंट है जिसके पास इतने मेलन्स और केक हैं कि उसे घूरते ही रू का स्टिकी व्हाइट सॉस निकल जाए। हालांकि एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए रो फोकस्ड रहता है और उसकी नई ईविल आई एबिलिटी को अप्रेज करता है जो दुश्मनों को आपस में लड़ने के लिए चार्म कर सकती है। इसके बाद वो गॉब्बी के एवोल्यूशन को चेक करता है और रियलाइज करता है कि वो अब एक हाफ अर्थ लॉर्ड है जिसके पास जमीन को मैनिपुलेट करने और मैजिकल जेम्स ढूंढने की बड़ी ताकत है। रही बात हॉब्सटो की, रो देखता है कि वो अब एक हाफ ब्लडी लॉर्ड है जिसके पास ब्लड बेंडिंग और मैनिपुलेशन का जबरदस्त हुनर है। तीनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी, वो थे उनके हाथों पर बने अजीब टैटूज जो एवोल्यूशन के बाद आए थे। पर फिलहाल रो शांत रहता है और कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा और रिसर्च करने का डिसाइड करता है। भाई, रो की हैरम तो अब एक से बढ़कर एक लॉर्ड से भर गई है। ये सब सेटल होने के बाद रो इंसानों और एल्व्स के बीच होने वाली जंग की तैयारी शुरू कर देता है। वो कम्युनिकेशन इयरिंग्स को अपग्रेड करता है और उसी रात अपनी सारी एल्विन किजनर्स को प्लाव करके सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है ताकि वो उसके हर हुक्म का पालन करें। अगले कुछ दिनों तक वो नए अनडेड मॉन्स्टर्स समन करके कोबोल्ड्स और एल्विन प्रिजनर्स को ट्रेनिंग देना शुरू करता है और उन रिक्रूट्स को उनसे लड़वाकर और भी स्ट्रांग बनाता है। डे 66 तक वो कोबोल्ड्स को उनका घर प्रोटेक्ट करने में मदद करता है और उन्हें सिखाता है कि कैसे ज्यादा ब्लैक वुल्फ्स का शिकार करके अपनी आर्मी में फेमिलियर्स की संख्या बढ़ाई जाए। एक पॉइंट पर रो और उसकी क्रू का सामना एक स्टैम्प बोर से होता है जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, पर गॉबी एक्साइटमेंट में उस बेचारे जानवर को सिर्फ एक ही हिट में अनअलाइव कर देती है। उस रात डिनर में स्वादिष्ट बोअर स्टू खाने के बाद रो अपने बाकी वेपन्स अपग्रेड करता है और ह्यूमन ब्लैकस्मिथ एमरी के साथ थोड़ा वक्त बिताता है। अगले दिन किची रो को जंगल में एक सुनसान जगह ले जाता है और उसे बताता है कि उसे हमेशा से गॉबी पर क्रश था, मगर अब जब वो मैच्योर हो गई है और सारी इंपॉर्टेंट एरियाज में ग्रो कर चुकी है तो वो उसके साथ छोटे छोटे अगली गॉब्लिन बेबीज बनाने के सपने देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा। एक फेलो मैन ऑफ कल्चर होने के नाते हमारा लड़का रो अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाता है, पुट्स हिज बडी ऑन गेम और उसे कहता है कि आज रात ही अपने क्रश को दिल की बात बता दो और किस्सा खत्म करो। रात को किची वो नामुमकिन काम कर दिखाता है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब गॉबी भी वही फील करती है। गॉबी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बाद किची अगले दिन एक नया इंसान बनकर जागता है और हल्क ऑन क्रैक की तरह बिहेव करते हुए सामने आने वाली हर चीज को तबाह करने लगता है।
रो उसके इस अनरूली बिहेवियर से थोड़ा चिढ़ जाता है, पर फिर सोचता है कि किची जिंदगी भर एक गुड बॉय रहा है तो उसे थोड़ा मजा करने देता है। जब किची वापस अपने नॉर्मल सेल्फ में आता है, रो इंसेक्ट मॉन्स्टर्स का शिकार जारी रखता है ताकि अपनी आर्मी के लिए और आर्मर बना सके और अपने लिए और भी एबिलिटीज हासिल कर सके। उन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को खाने से मिली नई एबिलिटीज में से रो एक्सोस्केलेटन नाम की एक स्किल टेस्ट करने का फैसला करता है। जैसे ही वो इस एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, उसका पूरा शरीर एक पावरफुल फुल बॉडी आर्मर से ढक जाता है, जो हैवी अटैक्स को डिस्पर्स करके होस्ट का डैमेज कम कर देता है। इसके बाद वो उसे डिस्पेल करता है और उसे काफी देर बाद रियलाइज होता है कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। लड़कियों को अपना 9 इंच सॉसेज दिखाने के तुरंत बाद रो अपने मैजिक बॉक्स से ग्रो इलेक्ट्रॉन एबिलिटी हासिल करता है और उस स्किल का यूज करके ऐसे विंग्स बनाता है जिनसे वो उड़ सके। बाद में उस रात वो रेबिलिया के साथ स्पैरिंग करता है, एमरी के पास जाकर एल्व्स के लिए नए वेपन आइडियाज चेक करता है और उसके साथ मिलकर नई आर्मी के लिए हाई एंड बोज और मिथ्रिल इन्फ्यूज्ड एरोहेड्स तैयार करता है। अगले दिन शाम तक लड़कियां उसे फिर से स्पाइनल के साथ अकेले वक्त बिताते हुए पकड़ लेती हैं, तो वो जेलस होकर उसे पूरी रात उन सब के साथ स्मैश करने पर मजबूर कर देती हैं। उसके गॉब्लिन हुड के 70th डे पर एल्फ विलेज से एक एमिसरी रो के गांव आता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि कूडल वुड्स की तरफ बढ़ रही विशाल ह्यूमन आर्मी को रोकने के लिए उन्हें उसकी मदद चाहिए होगी। एल्व्स के साथ बाकी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद रो उन्हें किंग के लिए एक कम्युनिकेशन ब्रेसलेट देता है ताकि वो एक दूसरे के टच में रह सकें, और फिर एमिसरी से वादा करता है कि वो इंसानों को अपने तरीके से हराएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद एल्व्स चले जाते हैं और रो जंगल के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर अपने ऑटो रेप्लिकास सेट करने के बाद सबको इकट्ठा करके अपनी मर्सनरी फोर्स बनाता है, जिसे वो पैराबेलम नाम देता है। जल्द ही रो और उसकी 73 लोगों की छोटी सी आर्मी उसके 71st डे की सुबह निकल पड़ती है ताकि कूडल वुड्स के सबसे करीबी ह्यूमन एनकैंपमेंट की जासूसी और अटैक कर सके। एनकैंपमेंट पहुंचकर रो और हॉब्सी नोटिस करते हैं कि कैंप के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मैजिकल बैरियर लगा है ताकि लो लेवल मॉन्स्टर्स दूर रहें, और उन्हें रियलाइज होता है कि अटैक इफेक्टिव बनाने के लिए इसे गिराना होगा। ये जानते हुए रो अपनी आर्मी को ह्यूमन कैंप के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर डिप्लॉय करता है और अपने सिल्वर आर्म्स के एट्रीब्यूट एको से उस पूरे डिफेंस बैरियर को तबाह कर देता है। बैरियर गिरते ही गॉबी अपनी अर्थ बेंडिंग पावर्स से इंसानों के निकलने का रास्ता बंद कर देती है, ट्रैपिंग देम, जबकि गॉबमी और हॉब्सी कोऑर्डिनेटेड मैजिकल बराज अटैक करने के लिए पॉइंट सिक्योर करती हैं। रही बात रो की, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अनडेड सोल्जर्स समन करता है और ह्यूमन आर्मी के कैनन फॉडर को तबाह करने में लग जाता है ताकि उनकी लॉन्ग रेंज अटैक एबिलिटीज खत्म हो सकें। लेकिन बदकिस्मती से इतना काफी नहीं था इंसानों को गिराने के लिए, क्योंकि उस गैरिसन की कमांडर, जो कि एक ब्लॉन्ड बैडी है जिसके पास सीरियस कर्व्स और स्किल्स हैं, पीछे हटने से साफ मना कर देती है। भले ही उसने अपनी आधी आर्मी पहले ही खो दी थी, रो उसके फाइटिंग स्पिरिट को तुरंत नोटिस करता है, तो वो जोर से दहाड़ता है ताकि उसे पता चल सके कि उसके सोल्जर्स पर अटैक करने वाली फोर्स का लीडर वही है। जैसे ही उसे ये मैसेज मिलता है, लेडी कमांडर अपने एलीट फाइटर्स की पार्टी तैयार करती है, अपने मेज से स्पीड बफ लेती है और रो को ढेर करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि जैसे ही वो उसे स्टैब करने वाली होती है, वो रो के प्योर ऑरा से एन्चांट हो जाती है और डर के मारे पीछे हट जाती है। जब वो वापस खड़ी होती है, रो उसे कहता है कि वो बहुत जल्द उसके और भी गहराई में जाना चाहता है, पर लेडी कमांडर कहती है कि पहले उसे हरा के दिखाओ। इस पॉइंट पर रो के पास करने के लिए काफी काम है, तो लड़ने से पहले कमांडर की पार्टी में से 4 सबसे सुंदर औरतों को चुनता है और अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है कि उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके बाद वो और उसकी मॉन्स्टर आर्मी अगले कुछ मिनटों तक उस लेडी कमांडर और उसकी पूरी ह्यूमन आर्मी को ऐसे जलील करते हैं जैसे वो कुछ भी ना हो, जबकि गॉबमी, हॉब्सेटो और बाकी स्मॉल फ्राइज को तबाह करने का मजा लेते हैं। जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी आर्मी खत्म हो चुकी है, लेडी कमांडर 5th लेवल की वाइज फ्लेम एंड ड्रैगन अटैक स्पेल समन करके रो पर एक फेटल अटैक करने के लिए अपनी जान रिस्क पर लगाती है। पर अफसोस, इससे पहले कि ऐसा हो पाता, उसका मेज माना खत्म होने की वजह से बेहोश हो जाता है, जिससे वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड और अनप्रोटेक्टेड रह जाती है। उसे मरने से बचाने के लिए रो उस कमांडर और उस फ्लेम एंड ड्रैगन स्पेल के बीच में आ जाता है और पूरे अटैक को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तबाही को रोकने के बाद रो जंग खत्म करता है, इंसानी लाशों को चाट करके ढेर सारी नई स्किल्स सीखता है और अपने नए प्रीमियम प्रिजनर्स के साथ वापस गॉब्लिन विलेज लौटता है। जंग के कुछ दिनों बाद एल्फ चीफ पहली जीत का जश्न मनाने गॉब्लिन विलेज आता है, पर रो अपना ज्यादातर वक्त उस लेडी कमांडर को ब्रेक करने में बिताता है जिसे उसने पकड़ा था। कुछ देर तक तो वो काफी टफ और नखरेबाज बनती है, पर जब रो उसके दबे हुए स्ट्रेस को अपने 9 इंचेस से हल्का करता है, तो कमांडर एक अच्छे लव स्टिक की ताकत के आगे घुटने टेक देती है और अपनी पूरी रेस के सारे राज उगल देती है। कुछ दिनों बाद रो दुश्मन की मेन फोर्स के रास्ते में अनगिनत ट्रैप्स बिछा देता है और खुद को अपनी आर्मी के साथ एक खाई में छुपा लेता है ताकि उनके पास आते ही एम्बुश कर सके।
जैसे ही 500 लोगों की वो ह्यूमन आर्मी उनके ट्रैप में फंसती है, रो अपने आदमियों से बड़े बड़े लट्ठों के जरिए उनका निकलने का रास्ता बंद करवा देता है और एक सटीक कोऑर्डिनेटेड लॉन्ग और मिड रेंज अटैक से लगभग 400 लोगों को कुचल देता है। हार की कगार पर होने के बावजूद आर्मी कमांडर, जो स्टील आर्मर में एक नाइट है, अपने बचे हुए आदमियों की एक इंसानी दीवार खड़ी करता है और दुश्मन को लड़ने के लिए ललकारता है। दोनों साइड्स के बीच कुछ छोटी मोटी झड़पों के बाद रो किची को ऑर्डर देता है कि खाई से बाहर निकलकर उस स्टील आर्मर नाइट को कैप्चर करे। खतरे को भांपते हुए वो स्टील आर्मर नाइट अच्छी टक्कर देता है, जिसकी रो तारीफ भी करता है, पर क्योंकि किची साफ तौर पर ज्यादा ताकतवर है, वो बड़ी आसानी से उसे हराकर जिंदा पकड़ लेता है। इसके साथ ही जंग एक बार फिर रो के फेवर में खत्म होती है, तो वो लाशों को खाकर और एबिलिटीज हासिल करता है और अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट एल्फ चीफ को देता है। वापस लौटते वक्त गोबमी को प्यास लगती है, तो वो जंगल में एक क्विकी के लिए रो के पास आती है और वो उसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के साथ खुश कर देता है। अगले दिन वो स्टील नाइट कमांडर, जो पहले एक मामूली किसान था, अपने साथी नोबल फाइटर्स को उनकी शिकायतों और रो को कोसने के लिए सुनाता है, क्योंकि रो उन्हें काफी वक्त से अच्छे से ट्रीट कर रहा है और उन्हें चिल करने को कहता है। कुछ देर बाद रो उस नाइट को बुलाता है और ज्यादा जानकारी के लिए उसे इंटेरोगेट करता है। नाइट को जो पता है, उसके हिसाब से इंसानों और एल्व्स के बीच ये जंग तब शुरू हुई जब स्टर्नबर्ग नाम के एक ह्यूमन किंगडम की पहली प्रिंसेस को एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था और उसकी शादी एक पड़ोसी एम्पायर के होने वाले एम्परर से तय थी। एम्परर ने अपने आदमियों को काम पर लगाया और महीनों तक इलाज की खोज की। जल्द ही उन्हें एल्व्स की एक ऐसी सीक्रेट मेडिसिन के बारे में पता चला जो ब्लेसिंग्स से भरी थी और किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। हालांकि एल्व्स वो दवा इंसानों को नहीं देना चाहते थे, तो लालच में आकर उन्होंने एल्व्स का कत्लेआम शुरू कर दिया और सिर्फ उस मेडिसिन को पाने के लिए ये जंग छेड़ दी। अगले दिन रो ने इंसानी कैदियों के साथ ट्रेनिंग शुरू की और आखिरकार उसे किची जैसे मसल हेड्स और कुछ दिमाग वाले इंसानों के बीच का फर्क समझ आ गया। रही बात उस स्टील आर्मर नाइट कमांडर की, वो अपने कुछ डमीज गिराने के बाद रो को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है और रो उसकी ये इच्छा पूरी कर देता है। उसे थोड़ी मैजिक फोर्टिफिकेशन से मजबूत करने के बाद रो उस घमंडी कमांडर की धुलाई करने और उसे औकात दिखाने का मजा लेता है। उनकी फाइट के कुछ घंटों बाद स्टील आर्मर नाइट रो के साथ लंच पर बैठता है और अपने गांव की हालत पर चर्चा करता है। रो ने एक बेहतरीन सोसाइटी चलाने के लिए जो मेहनत की है, जो कि इंसान नहीं कर पाते, उसकी तारीफ करने के बाद स्टील आर्मर नाइट रो से रिक्वेस्ट करता है कि उसे गॉब्लिन्स के लिए काम करने दिया जाए और रो उसे परमिशन दे देता है। एल्फ चीफ के साथ अपनी अगली मीटिंग में रो चीफ से उस सीक्रेट मेडिसिन के बारे में पूछता है जिसके पीछे इंसान पड़े हैं, और चीफ बताता है कि वो वही स्पेशल बूज है जो उसने रो को पहली मुलाकात में दी थी। कंफ्यूज होकर रो वो छोटी शीशी निकालता है और उस लाल लिक्विड को पी जाता है। तुरंत ही वो क्विक रीजेनरेशन एबिलिटी सीख जाता है और रियलाइज करता है कि अब वो अपने खून की एक बूंद से किसी मरते हुए इंसान को भी बचा सकता है। अब ये ऐसी चीज थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, तो रो थोड़ा डर जाता है कि वो धीरे धीरे एक भगवान बनता जा रहा है, पर फिलहाल वो बस ऑब्जर्व करता रहता है। इंसानी फोर्सेस के साथ अपनी दूसरी बैटल के कुछ दिनों बाद रो अपना तीसरा हमला शुरू करता है और 300 मीटर की दूरी से कजाकलू बेस स्पीयर के जरिए एक और गैरिसन के कमांडर को सक्सेसफुली स्नाइप कर देता है। इसके बाद वो अपनी फोर्सेस के साथ बची कुची गैरिसन पर भयानक हमला बोल देता है और अगले 20 मिनट में उन्हें नेस्त नाबूद करके जंग जीत लेता है। अगले दिन वो रिबेलिया और उस पुरानी लेडी कमांडर को एल्फ विलेज लेकर चीफ से मिलने जाता है, पर जब वो सड़कों से गुजरते हैं, वो नोटिस करता है कि एल्व्स उसकी लड़कियों को नफरत भरी नजरों से घूर रहे हैं, तो वो उन्हें चीयरफुल रहने के लिए इनकरेज करता है। कुछ देर बाद जब उनकी मीटिंग शुरू होती है, एल्फ चीफ इंसानी आर्मी को काबू करने की कोशिशों के लिए रो की तारीफ करता है, फिर उसे कहता है कि वो अगली बार अपनी फोर्सेस को और मजबूत करना चाहता है ताकि जंग का एक फैसलाकुन अंत किया जा सके। जाहिर है रो चीफ की बात मान लेता है और उसके साथ बैटल स्ट्रैटेजीज डिस्कस करता है। हालांकि गॉब्लिन विलेज लौटते वक्त वो पुरानी लेडी कमांडर सुझाव देती है कि उसे चुपके से वो एल्विश मेडिसिन ह्यूमन किंगडम भेज देनी चाहिए ताकि उस मरती हुई प्रिंसेस की जान बच सके। ये सुनकर रो उस ह्यूमन किंगडम को अपने एहसान तले दबाने के फायदों के बारे में सोचता है, पर फिर से क्योंकि वो उस घटिया रेस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता, वो फीमेल नाइट से कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और वो मदद के लिए थैंक यू बोलती है। अगली सुबह भोर के वक्त रो अपनी आर्मी को ह्यूमन आर्मी के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ने के लिए तैयार करता है, जो कि 2000 से भी ज्यादा लोगों से बनी है। हालांकि क्योंकि उसकी अपनी आर्मी में सिर्फ 50-60 लोग हैं, रो जानता है कि उनका बैंड बजने वाला है, इसलिए वो जंगल में चिल करता है और एक अच्छी अटैक स्ट्रैटेजी बनाता है। इसके साथ ही रो को वो बात याद आती है जो उसके एक ऑटो रेप्लिका ने कुछ वक्त पहले इंसानी सोल्जर्स से सुनी थी कि ह्यूमन आर्मी उनसे लड़ने के लिए रुगाल्ड ऑडेन ब्रेव्स फोर्सेस को भेज रही है। ये उनकी आर्मी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है,
क्योंकि रुगार्ड ऑर्डन ब्रेव्स 8 ऐसे महान वॉरियर्स का ग्रुप है जिन्हें भगवान ने ऐसी पावर्स दी हैं जो आम दिमाग से परे हैं। अकेला हर एक काफी स्ट्रांग है, पर उनकी असली ताकत उनके साथ लड़ने वालों को मजबूत करने की एबिलिटी में है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रोज सूरज उगने से थोड़ा पहले कुछ अपग्रेडेड अनडेड मॉन्स्टर्स समन करके अपनी बैटल स्ट्रैटेजी शुरू करता है, बाकी फाइटर्स को प्लान समझाता है और सीधा सेंटर की तरफ चार्ज कर देता है। युद्ध के शुरुआती चरणों में रो अपने अनडेड सोल्जर्स को मेन कैवलरी को बिजी रखने के लिए लगा देता है। सूरज उगते ही वो उन सीक्रेट ब्लड शील्ड्स को एक्टिवेट करता है जो उसने पहले ही उनके आर्मर में भर दिए थे, ताकि सूरज की तपिश से उन्हें कोई नुकसान ना हो, और फिर एक ब्लड और वाटर टाइप मैजिक स्पेल से दुश्मन की मेन कैवलरी को तबाह कर देता है। इसके बाद हमारा भाई लाशों और अनडेड का मजा लेने के लिए बैठता है, पर तभी रुगार्ड ऑर्डन ब्रेव्स में से एक फिलिप द बोन बग ब्रेव उसके खाने में खलल डालता है और उसे एक ड्यूएल के लिए ललकारता है। ब्रो तुरंत पहचान जाता है कि ये बंदा एक घटिया अटेंशन सीकिंग यापल है जिसे कीड़े मकोड़ों से प्यार है, तो वो उससे थोड़ी बातें करता है ताकि उसकी पावर्स का अंदाजा लगा सके। इसके बाद फिलिप अपनी कंपाउंड आइज दिखाता है और आसपास की लाशों पर एक हरा जहरीला लिक्विड फेंक देता है। जैसे ही वो लिक्विड लाशों को छूता है, वो बड़े बड़े इंसानी साइज के कीड़े यानी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं जिन्हें बस मांस की भूख है, और वो रूप एक टूट पड़ते हैं। अगले कुछ मिनट्स में रू फिलिप के उन सारे कीड़े मकोड़ों वाले खिलौनों को मसल कर रख देता है और फिलिप को उन्हें कंट्रोल करने पर मजबूर कर देता है। जब ऐसा होता है तो इंसेक्ट्स के अटैक्स और भी खतरनाक हो जाते हैं, पर इतने पर भी रू उनसे लड़ता रहता है। इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़कर एक्साइटेड होकर फिलिप अपनी 30% पावर्स अनलीश करता है और अपने पेट जायंट सेंटीपीड मॉन्स्टर आल्टियम को बुलाता है। रू उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से वो पागल सेंटीपीड उसे ओवरपावर करके एक पत्थर पर दे मारता है। उस अटैक से बचने के बाद रू अपनी रीजनरेशन से जख्म भरने की कोशिश करता है, पर सेंटीपीड का जहर, जो ऑर्गन पैरालिसिस से मौत के लिए जाना जाता है, उसके शरीर को इतनी तेजी से गलाने लगता है कि वो हील भी नहीं कर पाता। बस कुछ ही सेकंड्स में रू अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देता है और गिर जाता है। फिलिप ये गलती कर बैठता है कि रू मर रहा है, इसलिए वो ऑल्टियम को वापस जमीन के अंदर भेज देता है। लेकिन जैसे ही फिलिप घर लौटने वाला होता है, रू वापस खड़ा हो जाता है और फिलिप पर अपने सबसे तगड़े वार करता है। जाहिर है फिलिप उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाता है और रू से उसकी सुपर फास्ट हीलिंग का राज पूछता है। शुक्र है रू बाकी एनिमे कैरेक्टर्स की तरह बेवकूफ नहीं है, तो वो अपनी एबिलिटीज और पहचान सीक्रेट रखता है और फिलिप पर हमला जारी रखता है। इसके बीच फिलिप अपना एक सीक्रेट वेपन निकालता है और खुद को एक इंसेक्ट ह्यूमन चिमरा में अपग्रेड कर लेता है ताकि रू की ताकत का मुकाबला कर सके। जब रू अपनी पावर और बढ़ाता है तो वो ढीठ दुश्मन अपने पंखों से आसमान में उड़ने लगता है ताकि रू के पंचेस से बच सके, और वहां से भी अपनी यैपिंग जारी रखता है। ये देखकर रू अपनी एक्सोस्केलेटन और इलेक्ट्रॉन एबिलिटीज एक्टिवेट करके एक उड़ने वाले ब्लैक ओगर में बदल जाता है जिसके पास मजबूत आर्मर है। फिर वो पूरी प्रिसीजन के साथ आसमान में उस बेवकूफ फिलिप से भिड़ जाता है। खतरे को देखते हुए फिलिप रू को दबोचने के लिए अपने टेंटिकल्स निकालता है, पर रू न सिर्फ उन टेंटिकल्स को काट देता है बल्कि उस गधे को जमीन पर दे मारता है। इस पॉइंट पर फिलिप को समझ आ जाता है कि वो रू को हरा नहीं सकता, तो वो अपने इंसेक्ट आर्मर से बाहर निकलकर वहां से कल्टी मार लेता है, जबकि रू उस ज़ॉम्बी इंसेक्ट आर्मर से लड़ता रहता है। जब तक रू उस मॉन्स्टर को हराता है, फिलिप बहुत दूर निकल चुका होता है, तो वो उनकी जंग को अगली बार के लिए टाल देता है। उसी वक्त गतमी रू को चेक करने आती है, पर रू उसे बताता है कि वो अपने प्लान के सेकंड फेज के रिजल्ट्स का वेट कर रहा है। असल में जब रू फिलिप से लड़ रहा था, उसने स्टेल्थ एबिलिटीज वाला एक रेप्लिका रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर यानी क्राउन प्रिंस के टेंट में भेजा था। जैसे ही वो रेप्लिका वहां पहुंचता है, वो चुपके से प्रिंस को वही एल्विश मेडिसिन देता है जिसकी वजह से जंग शुरू हुई थी, और उसे वार्न करता है कि दवा लो, जंग खत्म करो और वापस जाकर प्रिंसेस को हील करो। खुशकिस्मती से प्रिंस भी लड़ाई से थक चुका था, तो वो तोहफा कबूल करता है और तुरंत एल्व्स के खिलाफ जंग रोक देता है। बस इसी तरह एल्व्स और इंसानों के बीच चली एक 10 साल पुरानी जंग खत्म होती है और रू बचे हुए इंसानों को बिना किसी नुकसान के अपने देश लौटने का रास्ता दे देता है। गॉब्लिन विलेज लौटने के कुछ दिनों बाद रू और उसकी आर्मी उन 30 लोगों के लिए एक इमोशनल मास फ्यूनरल रखती है। हालांकि बाकी फाइटर्स अपने साथियों के लिए रो रहे हैं, रू उनके सैक्रिफाइस पर प्राउड फील करता है और खुद को याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी कीमती है। अगली सुबह रू को सोते हुए महसूस होता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। वो जागता है तो देखता है कि हाल ही में इवॉल्व हुई गॉब्लिन घूल हॉब फू उसके रॉकेट लॉन्चर को घूर रही है और उस पर लार टपका रही है। उसे किसी रैबिट डॉग की तरह बिहेव करने के लिए फटकारने के बाद वो फ्रेश होता है और पूरा दिन गांव के नए इवॉल्व्ड गॉब्लिन्स को असेस करने में बिताता है। काफी लोगों में से वो कुछ खास गॉब्लिन्स के बारे में नोट बनाता है। हॉबजी, जो एक हाफ सेंट लॉर्ड में इवॉल्व हुआ है, जिसके पास इंप्रेसिव हीलिंग और डिफेंसिव लाइट मैजिक है। हॉब फू, वही क्रीप जो सुबह उसे घूर रही थी, जो एक ऐसी घूल गॉब्लिन बनी है जो सिर्फ सड़ी गली लाशों को खाती है। हॉब हैम, एक शर्मीली डोडोमैची टाइप गॉब्लिन जिसके पूरे शरीर पर ढेर सारी आंखें निकल आई हैं कॉम्बैट सपोर्ट और इल्यूजरी मैजिक के लिए। ओगर्स, और आखिर में 7 कमजोर हॉब गॉब्लिन्स जो रैंक अप होकर ओगर्स बन गए हैं।
7 नए ओगर्स से मिलने के बाद रू अपना ध्यान कोबोल्ड आर्मी की तरफ मोड़ता है जो उनके साथ मिलकर लड़ रही थी। जैसे ही वो नए रैंकिंग्स को ऑब्जर्व करता है, उसे रियलाइज होता है कि कोबोल्ड लीडर जो पहले एक ऑर्डिनरी कोबोल्ड मॉन्स्टर हुआ करता था, वो पहले ही इवॉल्व होकर एक वॉरियर कोबोल्ड बन चुका है। और ये देखकर वो हैरानी से जम जाता है। अपनी ओपनिंग स्पीच के दौरान वो प्राउड कोबोल्ड आर्मी लीडर अपना नाम बदलकर अकीता रख लेता है और रू के मकसद के लिए अपनी वफादारी को फिर से दोहराया है। कोबोल्ड्स और उनके नए मेंबर से निपटने के बाद रू उन इवॉल्व डेमी ह्यूमन प्रिजनर्स की तरफ मुड़ता है और उन सबको बिना किसी झंझट के अपने वतन वापस लौटने का मौका देता है। उन लोगों के लिए जिनका कोई घर नहीं है, वो उनसे कहता है कि वो पीछे रुक सकते हैं और गॉब्लिन विलेज ज्वाइन कर सकते हैं, पर सिर्फ प्रोविजनल मेंबर्स के तौर पर। हालांकि ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, पर उनमें से कुछ ढीठ और पागल किस्म के लोग जिन्हें उनकी आज़ादी थाली में परोस कर दी जा रही है, वो इस बात से खुश नहीं है कि उन्हें बाकी तुच्छ और कमज़ोर गॉब्लिन से नीचे रैंक पर रखा जा रहा है। बजाय इसके कि वो रू को उसकी दरिया दिली के लिए शुक्रिया बोले, फूकी नाम का एक खास घमंडी डेमी ह्यूमन रिबेल्स के एक छोटे ग्रुप को लीड करता है और डिमांड करता है कि रू, जो असल में उनका सेवियर है, उन्हें अपने गांव के पक्के बोनाफाइड मेंबर्स के तौर पर एक्सेप्ट करे। बिना विचलित हुए वो उनसे कहता है कि अगर उन्हें उसके फैसले से कोई प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं, पर डेमी ह्यूमंस वो नहीं चाहते, इसलिए वो सबसे बेवकूफ़ स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जो वो सोच सकते थे। वो विलेज लीडर के तौर पर रू की पावर को नीचा दिखाते हैं और अपनी ताकत प्रूव करने के लिए उसे एक ऑल आउट मॉक बैटल के लिए चैलेंज करते हैं। उनके इस फालतू कॉन्फिडेंस से थोड़ा इंप्रेस होकर रू शांत रहता है और वादा करता है कि कुछ ही घंटों में वो उनका घमंड तोड़ देगा। जब लड़ाई का वक्त आता है तो 2 डेमी ह्यूमंस अपने ऑब वेपन्स की पूरी ताकत अनलीश करते हैं ताकि उन्हें एक सिग्निफिकेंट पावर बूस्ट मिल सके, और वो अंधाधुंध रू पर चार्ज कर देते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के रू उन्हें उठाकर एक पेड़ पर दे मारता है, उन्हें फिर से हील करता है और फिर कुछ और घमंडी डेमी ह्यूमंस को नीचे गिरा देता है। एक पॉइंट पर एक रैंडम डेमी ह्यूमन रू पर एक सक्सेसफुल स्नीक अटैक कर देता है, पर जब वो बंदा ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे वो पता नहीं क्या चीज़ है, तो रू उसके इंटरनल ऑर्गन्स तबाह कर देता है और आगे बढ़कर आखिरी घमंडी डेमी ह्यूमन से भिड़ता है, जो कि एक अजीब सा हाफ टेम्पायर बंदा है। उस बेवकूफ़ को इधर उधर ढूंढने के बाद वो पाता है कि वो हाफ टेम्पायर बंदा गॉबमी पर लाइन मार रहा है और उसे इतनी जोर से मारता है कि उसे हील करने के लिए उसे अपना थोड़ा खून तक पिलाना पड़ता है। इस मॉक बैटल के बाद रू बाकी समझदार डमी ह्यूमंस के साथ सुलह कर लेता है और बाकी बचे हुए इश्यूज को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जैसे ही वो निकलने वाला होता है, वो हाफ टेम्पेयर बंदा वापस आता है और बड़े जेस्टिली ढंग से रू से गिड़गिड़ाने लगता है, जिसे वो अपना प्रिंस चार्मिंग दिलाता है कि वो आज रात उसकी बैग ब्लो आउट कर दे और उसे अपना थोड़ा और स्वादिष्ट खून पीने दे। उसे पकड़ने के ख्याल से ही घिन महसूस करते हुए रू उसे एक बार फिर बुरी तरह पीटता है और उन 50 नए प्रोविजनल रिक्रूट्स को ट्रेन करने निकल जाता है जो उसे सॉर्टिंग प्रोसेस से मिले थे। ट्रेनिंग के बाद वो अपनी उस एबिलिटी के साथ एक्सपेरिमेंट करता है जो उसने पहले सीखी थी, सिंथेसिस, और खुद के मॉन्स्टर्स बनाने की कोशिश करता है। पर बदकिस्मती से वो अभी भगवान नहीं बनाए, तो ये जुगाड़ उतना सही से काम नहीं करता। अगले दिन रू और उसके नागरिक हॉट स्प्रिंग्स को एनोवेट करते हैं ताकि गॉब्लिन्स और दूसरी रेसेस के बीच और भी रोमांटिक प्लॉट सेशंस को बढ़ावा मिल सके। रू के गॉब्लिन हुड के 86th डे तक रू प्रोविजनल रिक्रूट्स पर अपनी सिंथेसाइज्ड एबिलिटीज टेस्ट करता है और लगभग उनमें से एक का मर्डर ही कर देता है। बाद में उसे अपने ड्वार्वन स्मिथ से एक स्पेशल वॉर हैमर मिलता है और वो एक पुरानी जानी पहचानी जगह जाता है उस ड्रायड से मिलने के लिए जिसे उसने कुछ देर पहले स्मैश किया था। वहां पहुंचते ही वो ड्रायड उससे लिपट जाती है और उसे गिड़गिड़ाती है कि वो कोई भी बात करने से पहले अपने 9 इंचेस से उसके केक में गहराई तक ड्रिल करे। अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो रू वही करता है जो जरूरी था। पर जब वो गांव लौटता है तो वो बाकी लड़कियों को पूरी रात हैप्पी नॉइजेस निकलवाकर उन्हें मना लेता है। कुछ दिन बाद रू उन मैजिकल और तेजी से उगने वाले खेती के बीजों यानी एग्रीकल्चरल सीड्स को रिवील करता है जो उसने पहले उस ड्राइड लेडी से लिए थे, और गांव के कई मेंबर्स के साथ मिलकर जमीन जोतने और बीज बोने में सख्त मेहनत करता है। रू के गॉब्लिन हुड के 89th डे तक रू कुछ प्रोविजनल रिक्रूट्स को आजाद कर देता है ताकि वो अपने घर का रास्ता ढूंढ सके। रही बात उन नोबल नाइट्स की, रो ने गॉबमी से कहकर उन्हें अपनी ईवल आइज चार्म से ब्रेन वॉश करवा दिया है, इससे पहले कि उन्हें वापस किंगडम भेजा जाए ताकि वो उनके लिए स्पाइस बन सके। जब तक ह्यूमन फोर्सेस कुटावुड से पूरी तरह से पीछे नहीं हटती, एल्फ चीफ रो को अपने प्रेस्टिजियस लूट्रॉफ बैंक्वेट में इनवाइट करते हैं अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए, और रो पूरी रात उस खूबसूरत एल्वन प्रिंसेस को अपने सल्ट्री रोमांटिक डांसेस से सबका दिल जीतते हुए देखकर एंजॉय करता है। डे 90 पर रो और गॉबी वो आखिरी स्पिरिट स्टोन खोदकर निकालते हैं जो रिटर्नर, वही कार्बंकल और उसके मेज वेलवेट ने उनके लिए छोड़ा था। उन्हें इतनी बड़ी ब्लेसिंग सौंपने के लिए सम्मान देने के तौर पर रू स्पिरिट स्टोन का आखिरी बात चाट लेता है और भी एबिलिटीज हासिल करता है। इसके बाद वो एबिलिटीज से नए मॉन्स्टर्स बनाने पर वापस लौटता है और किसी तरह एक अजीब सा पर कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट मॉन्स्टर बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसे वो स्केलेटन सेंटिपीड कहता है। स्केलेटन सेंटिपीड को उन ह्यूमन गर्ल्स से इंट्रोड्यूस करवाने पर वो उन्हें अपने उस प्लान के बारे में बताता है जिसमें वो उन्हें एक ह्यूमन टाउन ले जाना चाहता है। कंफ्यूज्ड होकर लड़कियां पूछती हैं कि क्या वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, पर रू उन्हें बताता है कि वो चाहता है कि पहले वो उनका सेटलमेंट देख ले,
फिर डिसाइड करें कि क्या वो उसके साथ हमेशा के लिए रुकना चाहती हैं या नहीं। कुछ दिन बाद रू ह्यूमन गर्ल्स के पीछे जंगल जाता है ताकि वो कुछ रॉ मटेरियल कलेक्ट कर सकें जिन्हें वो ह्यूमन टाउन पहुंचने के बाद बेच सके। उनके साथ वक्त बिताते हुए उसे रियलाइज होता है कि वो इन लड़कियों के साथ कितना आगे आ गया है और धीरे धीरे वो उन्हें मिस करने लगता है। डे 94 तक रो अपनी पूरी आर्मी को 4 टीम्स में बांट देता है ताकि वो उनकी दुनिया के चारों तरफ मौजूद दूसरे रेल्म्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें और उन्हें पूरे अरेंजमेंट के रूल्स समझाने के बाद ही वहां से रवाना करता है। अगले दिन रू अपने सभी गॉब्लिन भाई बहनों और सबॉर्डिनेट्स को अलविदा कहता है, क्योंकि आखिरकार वो अपनी जिंदगी के अगले फेज में कदम रखने जा रहे हैं। इसके बाद वो गॉबनी और वो ह्यूमन गर्ल्स के साथ स्केलेटन सेंटीपीड पर सवार होता है और ट्रायड के गैरिसन सिटी की लंबी जर्नी शुरू करता है। 6 दिनों बाद रू और वो लड़कियां आखिरकार ट्रायड शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो शहर के एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं, गार्ड्स की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें डर है कि रू और उसके ह्यूमन सबॉर्डिनेट्स उन पर हमला करने आए हैं। खुशकिस्मती से रू के कुछ पुराने मर्चेंट दोस्त वहां आ जाते हैं और मामला बिगड़ने से पहले ही सारी गलतफहमी दूर कर देते हैं और रू और उसकी लड़कियों के रहने का इंतजाम पास के एक इन में करवा देते हैं। कुछ देर बाद रू वो ह्यूमन गर्ल्स को अपने कमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कि पूरा शहर एक्सप्लोर कर लो और दिन खत्म होने तक डिसाइड कर लो कि तुम्हें यहीं रुकना है या मेरे साथ वापस चलना है। इसके बाद रू और वो लड़कियां कुछ घंटों तक उस खूबसूरत शहर को घूमते हैं। फिर रू अपनी पिछली जिंदगी के ह्यूमन फॉर्म में शेप शिफ्ट करता है और इंटेल इकट्ठा करने के लिए अकेला निकल जाता है। थोड़ी ही देर में रू एक गली में जाता है और खुद को 6 गुंडों से घिरा हुआ पाता है। उन्हें ढेर करने के बाद वो उन्हें चाट जाता है ताकि उनकी स्किल सीख सके, पर तभी वो नोटिस करता है कि उन सब की उंगलियों पर एक जैसी रिंग्स हैं। क्यूरियस होकर वो उन रिंग्स की इन्वेस्टिगेशन करता है और रियलाइज करता है कि ये लोग पक्का गुंडों की किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। हालांकि जैसे ही वो उनके हेडक्वार्टर्स को ट्रैक करने वाला होता है, वो एक ब्लॉन्ड नोबल नाइट को किसी दूसरे गुंडे पर चिल्लाते हुए सुनता है, क्योंकि उन्होंने अपना वादा तोड़ा था, और वो मामला जानने के लिए थोड़ा ईव्सड्रॉप करता है। जल्दी ही रू को पता चलता है कि उन गुंडों ने उस प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है जिसे बचाने की उस ब्लॉन्ड नाइट ने कसम खाई थी और उस बेचारे से मोटी रैंसम मांगी थी। लेकिन जब उस ब्लॉन्ड नाइट ने रैंसम भर दी तो वो लोग अपनी बात से पलट गए और प्रिंसेस को छोड़ने के बदले और ज्यादा पैसों की मांग करने लगे। ब्लॉन्ड नाइट की टोन से रू को अंदाजा हो जाता है कि प्रिंसेस के पास वक्त बहुत कम बचा है। तो जैसे ही वो गुंडे उस ब्लॉन्ड नाइट पर अटैक करने वाले होते हैं, वो उन्हें नॉकआउट कर देता है और उनकी बॉडी पर मिनिएचर रेप्लिकास चिपका देता है ताकि वो अनजान बेवकूफ उसे सीधा अपने हाइड आउट तक ले जाए। कुछ देर बाद ब्लॉन्ड नाइट रू से सवाल करता है कि उसने गुंडों को खत्म करने के बजाय आजाद क्यों छोड़ दिया, पर रू उसे यकीन दिलाता है कि वो जानता है वो क्या कर रहा है और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने निकल जाता है। बाद में उस रात वो ब्लॉन्ड नाइट रू से मिलता है और बताता है कि वो किडनैप्ड प्रिंसेस जो शहर में छुप कर रह रही थी, बोर होकर अकेले शहर घूमने निकल गई थी, तभी ये कांड हुआ। ये सुनकर रू उसे बताता है कि उसने पहले ही उन गुंडों का हाइड आउट ढूंढ लिया है जो शहर के बाहर एक खाली सुनसान घर यानी अबैंडन्ड हाउस है। बिना वक्त गवाए वो उस खाली घर पहुंचता है, गुंडों की बुरी तरह धुलाई करता है और उस टॉम बॉयज प्रिंसेस को रेस्क्यू कर लेता है। इसके बाद वो उन गुंडों का हाइड आउट जलाकर राख कर देता है और ब्लॉन्ड नाइट से कहता है कि अगर कोई उसके बारे में पूछे तो कोई दूसरी कहानी सुना देना। जब ब्लॉन्ड नाइट फिर भी बात नहीं मानता तो रू वही जेस्टी डैम्पियर वाला किस्सा दोहराता है। गेनकी यानी कि जनबारू अपनी हिप्नोसिस से उस नाइट की मेमोरी वाइप कर देता है और इससे पहले कि उस बंदे को होश आए वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन रू को हब्जी से गांव में नई जनरेशन के गॉगिन बेबीज के पैदा होने की खबर मिलती है, लेकिन शहर छोड़ने से पहले वो अपनी लड़कियों को बुलाता है और पूछता है कि क्या उनमें से कोई शहर में रुकना चाहती है। जब वो सब उसके साथ रहने का फैसला करती हैं तो रू खुशी के मारे लगभग बर्स्ट लोड हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो बिना वजह डर रहा था। हालांकि जैसे ही वो उन लड़कियों के साथ इनसे निकलने वाला होता है, वही नखरेबाज प्रिंसेस जिसे उसने कल रात बचाया था, प्रिंसेस रुबिलिया स्टर्नबर्ग ब्लॉन्ड नोबल नाइट के साथ वहां आ टपकती हैं और रिक्वेस्ट करती है कि रू और उसकी मर्सनरी कंपनी पैराबेलम उसे रॉयल कैपिटल ऑजवेल्ड तक एस्कॉर्ट करें। उसकी आवाज में वो बोल्डनेस नोटिस करके रू थोड़ा हैरान यानी कि रिकॉइल्स हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि ये आवाज किसी ऐसे शख्स से मिलती जुलती है जिसे वो पहले से जानता है। पर अफसोस, क्योंकि कंक्लूड करने के लिए पूरी जानकारी नहीं है, वो उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है और उसे कहता है कि अपने उन बोरिंग गार्ड्स के भरोसे ही वहां पहुंच जाए। प्रिंसेस रुबिलिया उन लोगों में से नहीं है जो नो सुनकर मान जाए, तो जब रू उसे समझाने की लेक्चरिंग करता है ताकि वो अपना इरादा बदल दे, वो उसका मजाक उड़ाती है और अगर वो ऑफर मान ले तो उसे एक गोल्ड प्लेट देने का लालच देती है। उस शहर में एक गोल्ड प्लेट की कीमत पूरे 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है, तो भले ही रूस लड़की की मदद करने में हिचकिचा रहा है, उसके सबॉर्डिनेट्स उसे ऑफर एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देते हैं। जल्दी ही रूस स्पॉइल्ड प्रिंसेस और उसके ब्लॉन्ड नोबल नाइट से गेट्स पर मिलता है और उसे पता चलता है कि उस अनोइंग ट्वर्प ने पहले ही अपने सारे गार्ड्स को डिच कर दिया है। चिढ़कर वो प्रिंसेस को समझाता है कि अगर किंगडम को लगा कि उसने प्रिंसेस को किडनैप किया है तो उसका क्या हाल होगा, पर जब रुबिलिया उसे भरोसा दिलाती है कि उसे कुछ नहीं होगा, रू उसे अपने स्केलेटन सेंटीपीड पर बिठाता है और ऑजवेल्ड की जर्नी शुरू करता है।
सफर के कुछ घंटों बाद रू और उसकी पार्टी रुकते हैं और दिन भर के लिए कैंप लगाते हैं। हालांकि उस ढीठ रूबिलिया को ज्यादा नॉटी हरकतें करने से रोकने के लिए वो उसे उठाता है और उसके बिहाइंड पर इतने स्पैंक्स लगाता है कि उसकी नानी याद आ जाए। डे 104 तक रूबिलिया एक गुड गर्ल बन जाती है और रू धीरे धीरे उसके स्केयर फ्री एटीट्यूड के पीछे की वजह समझने लगता है। बाद में उस शाम रू एक घने जंगल में रुकता है और ब्लॉन्ड नाइट और रूबिलिया को ट्रेन करता है तब तक जब तक रात नहीं ढल जाती। रात होने पर रू अपना काम समेटता है और हिल कंट्री के पार एक माउंटेन पास से अपनी सवारी जारी रखता है। जैसे ही वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अपने अगले दिन के सफर के लिए पॉसिबल रूट्स डिस्कस करता है, उसे क्लिफ साइड रोड के पास फेल्स ईगल के घोंसलों के बारे में पता चलता है। फेल्स ईगल्स पहाड़ों की सबसे ताकतवर प्रजाति है और वो अपने टैलेंट से पैरालिटिक टॉक्सिन्स रिलीज करने के काबिल है। उनका लीडर जेड ईगल भगवान की ब्लेसिंग्स लेकर पैदा हुआ है, तो अगर रास्ते में उनका सामना इससे हो गया तो समझो सबके सब कुक्ड है। फिर भी रू बाद में याकीटोरी बनाने के लिए कुछ ईगल्स का शिकार करके उन्हें कैप्चर कर लेता है। हालांकि जैसे जैसे वो माउंटेन पास में और गहराई तक बढ़ते हैं, रू को अपने आगे जेड ईगल दिखाई देता है और वो सबको कैरेज के अंदर रहने का इंस्ट्रक्शन देता है ताकि वो अकेले उस मॉन्स्ट्रोसिटी से लड़ सके। फिर रू अगला 1 घंटा उस जेड ईगल से लड़ने और ट्रेनिंग करने में बिता देता है। इस वक्त तक डेमी ह्यूमंस पहले ही डर गए थे कि शायद रू को कोई टक्कर का दुश्मन मिल गया है, तो गब्बी के साथ थोड़ी यापिंग और बहस करने के बाद वो कैरेज के बाहर झांकते हैं और देखते हैं कि रू का एक हाथ और एक पैर गायब है और वो अपने एक्सोस्केलेटन और एलेक्ट्रॉन एबिलिटीज ऑन करके हवा में फ्लोट कर रहा है। ये देखकर डेमी ह्यूमंस की फट जाती है। उन्हें लगता है कि रू अब बाइट द डस्ट करने वाला है, यानी मरने वाला है। लेकिन जब रू जेड ईगल के साथ सीरियस होने का फैसला करता है तो वो अपना कटा हुआ हाथ खा लेता है, अपने लिम्स रीग्रो करता है और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में जेड ईगल को खत्म कर देता है। ईगल को ढेर करने के बाद वो उसकी सोल स्टोन निकाल लेता है और ईगल का कुछ पका हुआ मांस खाकर उसकी ढेर सारी एबिलिटीज सीख लेता है। इसके बाद वो जेड ईगल के विंग्स को रजिस्टर करता है और उन्हें अपने एक्सोस्केलेटन शेल के साथ फ्यूज कर देता है ताकि वो उड़ने के लिए उन इंसेक्ट विंग्स को रिप्लेस कर सके जो वो पहले यूज करता था। फिर रूबिलिया उससे पूछती है कि वो हमेशा उन क्रीचर्स को चट क्यों जाता है जिन्हें वो हराता है, और वो उसे एक लंबी स्पीच देता है सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने उनका मर्डर किया है। जिसके बाद वो अपने अगले चेक पॉइंट मेसन विलेज की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं। अगले दिन दोपहर के वक्त राव और उसकी पार्टी मेसन विलेज पहुंचते हैं, पर जैसे ही वो वहां की सड़कों से गुजरते हैं, वहां रहने वाले इंसानों को डर लगता है कि एक ब्लैक ओगर और उसके चमचे उन पर हमला कर रहे हैं, तो वो लड़ाई के लिए हथियार उठा लेते हैं। शुक्र है इससे पहले कि वो सब कुछ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करें, प्रिंसेस रूबिलिया उन्हें स्टर्नबर्ग रॉयल फैमिली का क्रेस्ट दिखाती है, ये सिग्नल देते हुए कि वो राव और उसके लोगों को अप्रूव करती है, और विलेजर्स की टेंशन तुरंत खत्म हो जाती है। कुछ ही देर में राव और उसके लोगों का विलेज में रॉयल फैमिली के गेस्ट्स के तौर पर स्वागत किया जाता है और उन्हें वहां की शानदार एमेनिटीज विजिट करने की इजाजत मिल जाती है। अगली सुबह राव और उसकी पार्टी मेसन विलेज से क्लस्टर माउंटेन्स के लिए निकलते हैं, जो उनका अगला चेक पॉइंट है। रास्ते में वो नोटिस करता है कि उन ह्यूमन ट्विन शेफ्स को काफी सीरियस मॉर्निंग सिकनेस हो रही है और वो उन्हें नॉर्मल समझकर सहला देता है, पेट्स देम। बदकिस्मती से ठीक अगले दिन उनकी मॉर्निंग सिकनेस और बिगड़ जाती है और सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब राव और उसकी पार्टी को पता चलता है कि वो दोनों ट्विन शेफ्स उसके बच्चे के साथ हेवीली प्रेग्नेंट है। हालांकि ये राव और सबके लिए अच्छी खबर है, पर पता चलता है कि ये बच्चे इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि एल्डर जी और हाफ जी, जो हाफ सेंट लॉर्ड है, उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं ये बच्चे पैदा होने से पहले ही अपनी माओ को ना चट कर जाए। तो एल्डर और हाफ सेंट लॉर्ड को फोन लगाने के बाद रू तुरंत कैरेज के अंदर भागता है कोई टेम्पररी सोल्यूशन निकालने के लिए, ताकि वो उन माओ को इतना न्यूट्रिशन दे सके कि बच्चे हेल्दी रहें जब तक वो डिलीवरी के लिए कोई सेफ जगह नहीं ढूंढ लेते। ट्विन शेफ्स को सही सलामत रखने के लिए न्यूट्रिशन का कोई अच्छा सोर्स ढूंढने की हर नाकाम कोशिश के बाद रू डेस्परेट हो जाता है, खासकर ये रियलाइज करने के बाद कि उसकी बैडीज कितनी दुबली होती जा रही हैं, और आखिरकार वो कुछ ऐसा करने का फैसला करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो अपना दायां हाथ उखाड़ देता है और उन ट्विन सिस्टर्स से गिड़गिड़ाने लगता है कि वो इसे कच्चा ही खा जाए क्योंकि इसे पकाने का वक्त नहीं है। ये देखकर शेफ सिस्टर्स रोने लगती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका मर्द सिर्फ उनके लिए इतनी स्ट्रेस और तकलीफ से गुजरे। बिना वक्त गवाए रू अपने ही मांस का एक टुकड़ा काटता है और एक स्लॉपी किस के जरिए उन सिस्टर्स को खिला देता है। उन्हें वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स जबरदस्ती खिलाने के बाद वो अगले कुछ मिनट्स तक अपने स्केलेटन सेंटीपीड को चलाना जारी रखते हैं जब तक उन्हें बच्चे डिलीवर करने के लिए एक सेफ गुफा नहीं मिल जाती। गुफा सिक्योर करते ही वो दोनों सिस्टर्स के लिए एक एरोमास्टर बेड तैयार करता है और उन्हें कुछ एनेस्थीसिया देता है ताकि उनके इतने बड़े बेलीज का दर्द कम हो सके और वो हील हो सके। रात होने तक उन ट्विंस का वाटर ब्रेक हो जाता है और रूथ तुरंत एक सी सेक्शन ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। हाफ जी और एल्डर जी को कॉल पर लाइन लेने के बाद वो अपनी एबिलिटीज से एक स्कैल्पल बनाता है और ऑपरेशन शुरू करता है। लगभग 2 घंटे बाद वो एक मेल और एक फीमेल मिक्स्ड ब्लड ओगर्स को डिलीवर करता है जिनके माथे पर सींग है और उनके दाहिने हाथों पर स्पेशल ऑब्स है, और पूरे ऑपरेशन के बाद वो अपनी माओ को साफ सुथरा करता है। जब ये सब खत्म हो जाता है, रू ऑफिशियली 2 बच्चों का बाप बन जाता है,
पर जब वो एल्डर जी के साथ वापस कॉल पर आता है तो एल्डर जी उसे वार्न करते हैं कि दोनों बच्चों को यूथेनाइज कर दे या उन्हें छोड़कर मिल्क लेने निकल जाए, क्योंकि इंसान और डेमी ह्यूमंस दोनों ही मिक्स्ड ब्लड से नफरत करते हैं और उन्हें अशुभ मानते हैं। एल्डर जी की बात समझने के बावजूद रू उनकी एडवाइस ठुकरा देता है और अपने बच्चों को इतना प्यार देने का फैसला करता है कि वो बड़े होकर इन स्टीरियोटाइप से लड़ सके। कॉल कट करने के बाद रू अपने बच्चों के हाथों पर लगे ऑब्स को चेक करता है और बेटी का नाम एरो और बेटे का नाम आर्जेंटो रखता है। फिर वो अपनी माओ की तरफ मुड़ता है और उनका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ हिम्मत भरी बातें कहता है। अपने गॉब्लिनहुड के 112वें दिन पर रू गुफा से बाहर निकलता है और एक बर्फीले तूफान में जाता है ताकि कुछ और ताकतवर और अनसुलझे शिकार ढूंढ सके। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक खूबसूरत, मिस्टिकल और विशाल हिरन मिलता है जिसके सींग चमक रहे हैं, जिसे वो व्हाइट स्टैग बुलाता है और वो उसकी एबिलिटीज को अप्रेज करता है। ये रियलाइज करने पर कि व्हाइट स्टैग एक बॉस लेवल मॉन्स्टर है, वो तैयार हो जाता है और उस हिरन को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। हालांकि उसे पूरी तरह शॉक करते हुए वो हिरन सिर्फ अपने सींग गिरा देता है और वहां से भाग निकलता है। कंफ्यूज्ड होकर रू सोचने लगता है कि इतनी सारी एग्रो और दुश्मनी दिखाने के बावजूद उसने हमला क्यों नहीं किया, पर क्योंकि अभी उसे कोई सही जवाब नहीं मिल रहा, वो उस हिरन को इग्नोर करता है और उन सींगों को अपने मैजिक बॉक्स में स्टोर कर लेता है ताकि घर जाकर अपने बच्चों के लिए उन्हें पीस कर बोन मील बना सके। उसके बाद वो प्राउड डैड उन बर्फीले पहाड़ों से गुजरता रहता है जब तक कि उसकी नजर इंसानों और बीस्टमैन की एक मिक्स्ड फोर्स पर नहीं पड़ती जो कुछ फुमोरियंस से लोहा ले रहे थे। बीच में कूदने से पहले रू एक ऊंची जगह यानी वैंटेज पॉइंट से पूरी बैटल को ऑब्जर्व करता है और ह्यूमन आर्मी की ताकत का अंदाजा लगाता है। बदकिस्मती से सारे छोटे फुमोरियंस को तबाह करने के बाद भी उनके सामने अभी वो अनोइंग बिग डैडी फुमोरियन बैलर खड़ा था जिससे निपटना बाकी था। बैलर एक बहुत ही जिद्दी दुश्मन है और उन सबके अपना सब कुछ झोंकने के बावजूद वो उन्हें धूल चटाने में कामयाब हो जाता है। इंसानों के लिए खुशकिस्मती ये रही कि जैसे ही बैलर उनका काम तमाम करने वाला होता है, रू अपनी 4th लेवल डिमाइस सोर्सरी स्पेल से उसका सर और लिम्स काट देता है और उसे इंस्टेंट ढेर कर देता है। इसके बाद वो नीचे उतरता है और उन थके हुए ह्यूमन वॉरियर्स को लड़ने के लिए उकसाता है ताकि वो उनकी एबिलिटीज चट कर सके। लेकिन उनकी स्किल्स को अप्रेस करने और उनका पावरफुल ऑरा देखने के बाद रू थोड़ा ठंडा पड़ने का फैसला करता है ताकि वो खुद कुक्ड न हो जाए। तो उन्हें उकसाने के बजाय वो टीम कैप्टन की तारीफ करता है और वादा करता है कि अगर वो उसे ये लाश घर ले जाने दें तो वो उनके जख्म ठीक कर देगा। शुक्र है उसका ये डिस्गाइज काम कर जाता है और इंसान उसकी इस क्रेजी स्टोरी पर भरोसा कर लेते हैं। आखिरकार रू बैलर की लाश उठाता है और अपने मजे में निकल जाता है। उसे जाते हुए देखकर ह्यूमन स्क्वाड का टीम कैप्टन मेंशन करता है कि रू की जेनेटिक्स कितनी अजीब है और गेस करता है कि शायद अभी तक उसका एपिक अवेकनिंग नहीं हुआ है। जब उससे पूछा गया कि उसने शुरुआत में रू से लड़ाई क्यों नहीं की, तो उस ब्लॉन्ड वॉरियर ने अपनी स्क्वाड को बताया कि उसे पहले ही आभास हो गया था कि अगर वो उस बंदे से भिड़ते तो सब के सब मारे जाते, इसलिए उसने एक और दिन जिंदा रहने का फैसला किया। बाद में उस रात रू अपनी फैमिली केव में वापस लौटता है, अपने बच्चों को ग्रीट करता है और उन्हें व्हाइट स्टैग के चमकीले सींगों के छोटे टुकड़े खिलाता है। उन सींगों का एक टुकड़ा खुद चखने के बाद रू 2 ऐसी मिस्टीरियस एबिलिटीज सीखता है जिन्हें उसके दिमाग की आवाज कोई नाम नहीं दे पाती। वो डर जाता है ये रियलाइज करके कि उस हिरन से ना लड़ना ही पक्का उसके जिंदा रहने की वजह है। रात होने तक रू उन कंडीशंस को पूरा कर लेता है जो उसे एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज अपोसल लॉर्ड में इवॉल्व होने के लिए चाहिए थी और वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सिस्टम कुछ एरर मैसेजेस दिखाता है किसी 8th डीमन लॉर्ड के बारे में जिसमें रू शायद इवॉल्व हो सकता है और अचानक सारी इंफॉर्मेशन दिखाना बंद कर देता है। अपने गॉब्लिनहुड के 114th डे तक रू और उसकी पार्टी पहाड़ों को पार करके हिल कंट्री में एंटर करते हैं, पर रास्ते में एमरी और स्पाइनल बैडीज अचानक रू के बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो रू बच्चे डिलीवर करने के लिए पास की नदी के किनारे स्केलेटन सेंटीपीड को रोक देता है। एक सक्सेसफुल सी सेक्शन ऑपरेशन के बाद स्पाइनल एक खूबसूरत इंसानी लड़की को जन्म देती है जिसका नाम रू निकोला रखता है। वहीं एमरी एक हाई ओगर को जन्म देती है जिसे रू ओनिकावा नाम देता है। डिलीवरी खत्म होने पर रू सेंटीपीड को लोड करता है और एक और दिन ट्रैवल करता है जब तक वो अपने फाइनल चेक पॉइंट सिटी ऑफ परगेटरी नहीं पहुंच जाते। डे 115 तक रू परगेटरी शहर पहुंचता है और रुबीलिया को डिस्गाइज कर देता है ताकि वो अपने बाप के दुश्मनों को अट्रैक्ट न करे। एक बार वो निपटाने के बाद वो दूध पिलाने वाली माताओं को घर पर रखता है और बाकी वॉरियर्स को शहर के एडवेंचरर्स गिल्ड ले जाता है ताकि वहां की थोड़ी और इंटेल निकाल सके। वहां पहुंचकर रू पर 4 एडवेंचरर्स की एक पार्टी स्पार के लिए चैलेंज करती है, पर क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वो उन्हें आसानी से ह्यूमन मैश्ड पोटैटोज बना सकता है, वो थोड़ा क्रिएटिव बनता है और कुछ ज्यादा मजेदार सोचता है। वो 3 डेमी ह्यूमन इडियट्स को बुलाता है जिन्होंने उसे पहले चैलेंज किया था, नेकी, फुकी और वो क्रीप गैंकी को गिल्ड के लॉबी में मौजूद सारे एडवेंचरर्स से भिड़ा देता है और वादा करता है कि जो भी उन्हें हराएगा उसे वो 5 सिल्वर प्लेट्स देगा। जाहिर है ये सुनकर ढेर सारे एडवेंचरर्स लालच में आ जाते हैं,
पर बदकिस्मती से उनके लिए ये डेमी ह्यूमंस कोई मजाक नहीं है। वो सबकी ऐसी धुलाई करते हैं कि या तो सब बेहोश हो जाते हैं या फिर उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। इस छोटी सी बैटल के बाद रू पैराबिलम का एडवर्टीजमेंट करता है और अपना बाकी का दिन रुबेलिया और गाबी के साथ शॉपिंग में बिताता है। बाद में उस रात रू जागता रहता है और सोचता है कि कल ऑसवाल्ड पहुंचकर प्रिंसेस को डिलीवर करने के बाद क्या होगा। अपने अगले कदम पर विचार करते हुए उसे अचानक उन सारे ग्रुप्स की याद आती है जिन्हें उसने दूसरे रेल्म्स एक्सप्लोर करने भेजा था, और वो उन सबको चेक करने का फैसला करता है। हॉब्स शैडो के ग्रुप 3 को चेक करके और ये इंश्योर करके कि वो ठीक है, वो हॉब्स को कॉल करता है ग्रुप 5 के लिए, और हॉब्स उसे यकीन दिलाता है कि वो जितनी हो सके उतनी इंटेल इकट्ठा कर रहे हैं। उनसे बात करने के बाद वो ग्रुप 4 को कांटेक्ट करता है और एक रैंडम मेंबर हॉब्रिन से पता चलता है कि उन्हें फैसले लेने में मुश्किल हो रही है क्योंकि उनका कोई ग्रुप लीडर नहीं है। तो उनकी मदद करने के लिए वो हॉब्रिन को लीडर अपॉइंट कर देता है और उन्हें खुद को संभालने के लिए छोड़ देता है। आखिर में वो ग्रुप 2 यानी किची के ग्रुप को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो उनके इयररिंग्स के जरिए देखने की कोशिश करता है, रू शॉक से पीछे हट जाता है जब वो खुद को रियल टाइम में 2 हिस्सों में कटते हुए देखता है। अगली सुबह रू रुबिया को बुलाता है और ऑसवाल्ड के सफर से 2 दिन का डिटूर मांगता है ताकि वो मेज सिटी ग्रेफिस में जाकर किची और उसके ग्रुप को चेक कर सके। आमतौर पर ये उनके कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है, पर क्योंकि रुबेलिया अब मैच्योर हो चुकी है, वो उसे ये डिटोर लेने की इजाजत दे देती है। ये सब सेटल होने के बाद रू स्केलेटन सेंटिपीड को लोड करता है और ग्रेफिस के लिए अपना 2 दिन का सफर शुरू करता है। सफर के 1 दिन बाद रू देखता है कि गॉटमी काफी ग्लूमी और उदास लग रही है जब वो उस नेकलेस को घूर रही होती है जो रू ने उसके लिए तब बनाया था जब वो दोनों मामूली डी टियर गॉब्लिन्स थे, और वो उसके पास जाता है ये जानने के लिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। भले ही उन्हें पैदा हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, गॉटमी को इस बात का दुख है कि वो अभी भी वही पुरानी बैरन डैम्पियर वेरिएंट ही रह गई है, जबकि बाकी सब इवॉल्व हो रहे हैं और उसके बच्चों की मां बन रहे हैं। उस पर तरस खाते हुए रू उसे अपने और करीब खींच लेता है और उसे यकीन दिलाता है, अश्योर्स हर, कि जब तक वो एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे वो उसे कभी छोड़कर मिल्क लेने नहीं जाएगा। डे 118 तक रू ग्रेफिस पहुंचता है और देखता है कि ढेर सारे एडवेंचरर्स एक खास डंजन से बाहर भाग रहे हैं, इस डर से कि अंदर छुपा विशाल मिनोटॉर उनके अंदरूनी अंगों को मक्खन की तरह मथ देगा। सिचुएशन की बेहतर समझ के लिए वो शहर के मेयर से मिलता है और एक्सप्लेन करता है कि वो मिनोटॉर शायद उसका दोस्त किची हो सकता है, पर मेयर उसे बताता है कि उसने तो सदियों पहले ही उसे खत्म करने के लिए 3 पार्टीज भेज दी थी। ये सुनकर रू किची को बचाने के लिए तुरंत एंट्रेंस की तरफ लपकता है, पर कुछ ही सेकंड्स बाद एक इवॉल्व विशाल किची और गोबी उस डंजन से किसी अनोइंग गेम एड्स के बॉस मॉन्स्टर्स की तरह बाहर निकलते हैं और खुद को इवॉल्व क्रीचर्स के तौर पर पेश करते हैं। हालचाल जानने के बाद किची एक्सप्लेन करता है कि उसने डंजन के सबसे गहरे लेवल पर माइंड मिरर नाम के एक रेयर मॉन्स्टर से लड़ाई की थी और सिर्फ उसे देखने भर से वो लगभग मरने ही वाला था। शुक्र है, इससे पहले कि ऐसा होता उसके गार्जियन एंजल्स ने उसे मरने से बचने के लिए इवॉल्व होने का मौका दिया, तो उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया और न सिर्फ एक नई स्पीशीज जायंट मिनोटॉर में इवॉल्व हुआ, बल्कि उस रेप्लिका को तबाह करके अपनी गर्लफ्रेंड गोबी को भी अर्थ लॉर्ड वेरिएंट में इवॉल्व होने में मदद की। उसी के साथ किची रू को अपनी ताकत टेस्ट करने के लिए एक स्पा के लिए चैलेंज करता है और रू जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोद देता है जिसे वो अपना बैटल एरिना बनाएंगे। स्टेज तैयार होने पर रू सारे चाहने वालों को इस एपिक मैच को देखने के लिए बुलाता है, खुद को कजाक्लू बे से लेस करता है और किची से कुछ बातें करता है, साथ ही उसकी एन्चांटेड बैटल एक्स और शील्ड की ताकत को अप्रेज भी करता रहता है। इन सारी बातों के बाद दोनों पार्टीज अपने वेपन्स एक दूसरे से टकराकर और भारी मात्रा में रिकॉइल एनर्जी रिलीज करके बैटल की शुरुआत करती हैं। अपनी एबिलिटी पर पूरा कॉन्फिडेंस होने की वजह से किची खुद को अपनी फायर और लाइटनिंग एफिनिटीज से एक साथ एनहांस करता है और रू पर चार्ज करता है। रू समझता है कि वो फिलहाल फायर से पूरी तरह डिफेंड नहीं कर सकता, इसलिए जैसे ही किची उस पर झपटता है वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है और चुपके से पीछे से एक अर्थ वाटर अटैक कॉम्बो से उस पर वार करता है। किची के अटैक के बाद किची अपनी एन्चांटेड शील्ड के अंदर रहने वाले फैंटम बुल को समन करता है और पूरी ताकत से रू पर हमला करता है। इस पॉइंट पर रू को रियलाइज होता है कि उसे इस बैटल को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, वरना किची उसे हरा देगा। तो जब वो किची के अटैक से अपना बचाव करता है, वो ट्रांसेंडेंटल पेडमेंटाइन पावर एबिलिटी एक्टिवेट करता है, अपनी सारी पावर्स को कई गुना बढ़ा देता है और थोड़ा बर्जर्क हो जाता है। अब अपना पावर आउटपुट बढ़ाने के बाद रू किची को हवा में उछाल देता है और उसे डांस ऑफ 1000 स्पीयर्स से लगातार अटैक करके अधमरा इनकैपेसिटेट कर देता है। बिना डरे किची उन सारे अटैक्स का बोझ झेलता है, एक स्मोक स्क्रीन बनाता है और फिर कुछ सेकंड्स के लिए खुद को हवा में ही रोक लेता है। इसके बाद वो मसल हेड अपने इमोशंस और पावर्स पर कंट्रोल खो देता है और आग का इतना विशाल अटैक निकालता है जो असल में वहां मौजूद स्पेक्टेटर्स की जान निकाल देता है। शुक्र है रू ने आखिरी सेकंड पर हवा के फ्लो को कंट्रोल कर लिया और ज्यादातर फायर और लाइटनिंग को एरिना के सेंटर में ही काबू करने में कामयाब रहा।
अगर वो ऐसा नहीं करता तो कुछ स्पेक्टेटर्स को गंभीर चोटें आ सकती थीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका वो बेवकूफ अपोनेंट अपना दिमाग चलाना भूल गया। ये रियलाइज करने पर कि उसने गड़बड़ कर दी है, किची खुद को रू के सामने डांट खाने के लिए सरेंडर कर देता है और रू पुराने दिनों की तरह उसके बेवकूफ दिमाग को थोड़ा ठोक पीट कर सही कर देता है। अगले दिन रू किची के साथ अपना स्पार खत्म करता है, अपने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड से अलविदा कहता है और कुछ और घंटों तक ट्रैवल करता है जब तक वो देश की रॉयल कैपिटल ऑस्विल नहीं पहुंच जाते। जैसे ही वो उस खूबसूरत शहर से गुजरते हैं, वो वहां के नज़ारों और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ करते हैं जो शहर को बाकी छोटे शहरों से अलग बनाता है, और उसके इतिहास के बारे में थोड़ी याप यानी बातें करते हैं। थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद रिबेलिया रू और उसकी लड़कियों को उस शानदार अंबर पैलेस में ले जाती है जहां वो रहती है और उन सबको गेस्ट्स के तौर पर वहां चिल करने के लिए इनवाइट करती है। घंटों बाद रू की पार्टी प्रीमियम फूड दबाकर खाती है, पर रात होने तक उन्हें ऐसे नरम बिस्तरों पर सोने में मुश्किल होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पहले से ही बैक पेन में तड़पने की आदत हो चुकी है। डे 122 तक रू जागता है तो काफी पंप्ड महसूस करता है, इसलिए वो जल्दी से फ्रेश होता है और प्रिंसेस के सामने अपना रिवॉर्ड लेने के लिए हाजिर होता है। उस गोल्ड प्लेट के अलावा जिसका उसने वादा किया था, रिबेलिया रू और उसकी पार्टी को एक नोट ऑफ एंडोर्समेंट देती है जिससे उन्हें जब चाहे कैपिटल में फ्री एक्सेस मिल सकेगा। पर इसे एक्सेप्ट करने से पहले रू चेक करता है कि क्या उसे पता है वो क्या कर रही है। वेल, उसके लिए सबसे बड़े शौक की बात यह रही कि रिबेलिया न सिर्फ वो सारी चीजें रिवील करती है जो उसने अब तक उसके मैनरिज्म्स के बारे में सीखी हैं, बल्कि वो उसे ये भी बताती है कि जब से उसने ये जॉब ली है वो उसके हर एक एक्शन और रिएक्शन को ऑब्जर्व करती आ रही है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, थोड़ी और बातों के बाद रू की प्रिंसेस के साथ एक अजीब सी दोस्ती हो जाती है और आखिरकार वो पूरे शहर में अपने रेप्लिका स्पाइस सेट करने के बाद ऑस्विल से गॉब्लिन विलेज के लिए निकल जाता है। सफर के 2 दिन बाद वो देखता है कि गॉब्नी फिर से काफी उदास लग रही है, तो वो उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी उन्हीं बातों को लेकर परेशान है जो उन्होंने डिस्कस की थी। जब वो हाँ कहती है तो रू इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि डैम्पियर वेरिएंट के तौर पर वो अभी लेवल 89 पर ही अटकी हुई है। तो उसे बेहतर फील कराने के लिए वो एक लंबी और बोरिंग एनिमे स्पीच देता है और फिर डिसाइड करता है कि वो खुद उसकी ट्रेनिंग में मदद करेगा। लेकिन ये करने के लिए वो अपने सफर को कुछ घंटों के लिए रोक देता है और उससे लड़ने के लिए कुछ अनडेड जॉइंट मॉन्स्टर्स समन करता है। गॉब्मी अपनी पूरी जान यानी हार्ट एंड सोल उस ट्रेनिंग में झोंक देती है और जितने हो सके उतने मॉन्स्टर्स को तब तक तबाह करती रहती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। उस पर तरस खाते हुए रू उसे उठाकर वापस कैंप ले जाता है और खुद भी थोड़ा मैना डिप्लीशन यानी कमजोरी महसूस करता है। उसके लिए अच्छी बात यह थी कि आसपास कोई बड़ा खतरा नहीं था, तो रू एक बढ़िया डिनर खाता है और जल्दी सोने चला जाता है। हालांकि लगभग आधी रात को गॉब्नी सीक्रेटली राव की वैम्पायर कंसॉर्ट में इवॉल्व हो जाती है और अगले दिन जब वो जागती है तो वो उस शख्स की वैम्पायर नोबल कंसॉर्ट बनकर बेहद खुश होती है जिससे वो इतना प्यार करती है। जब रू उठता है तो वो उसके अचानक हुए एवोल्यूशन को देखकर काफी हैरान होता है, पर गॉब्नी कई सेकंड्स तक मुस्कुराती रहती है और खुद को उसकी साइड चिक्स की लिस्ट से अपग्रेड करके उसकी ऑफिशियल वाइफ घोषित कर देती है। थोड़ा कंफ्यूज होने के बावजूद रू उसे कसकर गले लगा लेता है और उसका सर उन्हीं मीठी बातों से भर देता है जो औरतों को सुनना पसंद होता है। डे 126 तक राव और उसकी पार्टी आखिरकार उसी जंगल में वापस लौटते हैं जहां वो पैदा हुए थे। वहां पहुंचकर रू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक लगता है जब उसे रियलाइज होता है कि किची, उसकी गर्लफ्रेंड और बाकी सब पहले ही वापस आ चुके हैं और उन्होंने अपनी गॉब्लिन केव को सारी मॉडर्न सुविधाओं वाले एक मैंशन में बदल दिया है। हैरान होकर वो किची और बाकी सबसे इसका एक्सप्लेनेशन मांगता है, पर वो उसे बताते हैं कि उन्होंने ये सब चुपचाप उसे सरप्राइज देने के लिए किया था। इन सारी छोटी मोटी बातों के बाद किची और गॉब्मी रू को टूर पर ले जाते हैं अपना फार्म दिखाने के लिए और रू को पता चलता है कि वो ड्रायड जिसे उसने 2 बार स्मैश किया था वो पहले ही उनके साथ रहने के लिए यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। इस रीयूनियन के बाद वो अपने रैंच, अपने नए क्यूट कैट मेंबर्स और कई दूसरी नई चीज़ों का जायजा लेता है। कुछ ही देर बाद हब्जी उन्हें इन्फॉर्म करती है कि एल्डर जी अपने सिक बेड पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और मौत को गले लगाने यानी किक द बकेट करने से पहले एक आखिरी बार सबसे मिलना चाहते हैं। तुरंत ही रू अपनी सारी कॉन्क्यूबाइंस और बच्चों को एल्डर जी के बिस्तर के पास ले जाता है और उस चैंप को जगाता है ताकि वो अपने वंशजों को देख सके। अपने नए डिसेंडेंट्स को देखकर एल्डर जी जोर से हंसते हैं और उन दिनों को याद करते हैं जब वो रू को डिसिप्लिन किया करते थे। पर इन हंसी मजाक के बाद रू उन्हें अपने हाल ही में हुए सारे एवोल्यूशंस के बारे में बताता है और वो पुराना गॉब्लिन उन सारी चीज़ों की तारीफ करता है जिन्हें देखने का सौभाग्य उसे अपनी जिंदगी के अंत में मिला। रू को दूसरों के लिए इतना अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए शुक्रिया बोलने के तुरंत बाद एल्डर जी अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लेते हैं, पर उनका स्टिक अभी भी अटेंशन में रहता है, मानो एक आखिरी पंप एक्शन के लिए तैयार हो। उनके इस शांतिदायक निधन के बाद रू एल्डर जी की बॉडी को जलाता है यानी क्रीमेट करता है और वादा करता है कि वो अपनी जिंदगी के बचे हुए लगभग 20 साल सबके साथ यादें बनाएगा। फ्यूनरल के बाद वो पैराबेलम मर्सिनरी कंपनी का एक बेयर हैंडेड फाइटिंग टूर्नामेंट होस्ट करता है और सबको इंस्ट्रक्ट करता है कि वो एक दूसरे से लड़ें पर जान लेने से बचे। इसी के साथ पहला स्पार स्टील आर्मर नाइट और रिबेलिया के बीच शुरू होता है और वो दिल खोलकर एक दूसरे से लड़ते हैं। इसके बाद रू हॉब्जी को गॉब्मी के खिलाफ उतारता है, फिर हॉब्जातो और कुछ और लोगों के बीच मुकाबला होता है। इन छोटे खिलाड़ियों को लड़ने देने के बाद रू आखिरकार अपने पुराने राइवल किची का सामना करता है एक और शेयर स्ट्रेंथ वाले स्पार में।
एक दूसरे से थोड़ी घमंडी बातें करने के बाद दोनों अपने मुक्के एक दूसरे पर बरसाते हैं और तब तक लड़ते हैं जब तक वो पूरी तरह थक नहीं जाते। फाइटिंग टूर्नामेंट के अंत में रू सबको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंक देता है, जिसमें वो खुद फर्स्ट आता है और दिन का अंत ट्विन शेफ्स द्वारा बनाए गए एक स्वादिष्ट गर्म डिनर के साथ होता है। अगले दिन बहुत सुबह रू को प्रिंसेस रिबेलिया का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसे एक काम के लिए उसकी सर्विसेज चाहिए और रू को लगता है कि वो पक्का उससे कुछ छुपा रही है। उसकी हिचकिचाहट को भांपते हुए प्रिंसेस रिबेलिया वादा करती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो कैपिटल के लोगों के बीच उसका नाम और फेम और बढ़ा देगी, और रू के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो इस लालच को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही सूरज उगता है, रू और उसकी मर्सनरीज की टीम तैयार होती है और वापस रॉयल कैपिटल ऑसवेल की तरफ अपना सफर शुरू करती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वहां उनका क्या भयानक खतरा इंतजार कर रहा है। तो भाइयों, ये था हमारी वीडियो का अंत। आपको क्या लगता है कि प्रिंसेस ने ऑसवेल में रू और उसके लोगों के लिए क्या प्लान किया होगा? क्या ये कोई नया ट्रैप है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही और एनिमे रिकैप्स देखने हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें।